हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, आइए आइए आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने जल्दी से आज की क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा अर्जुना जेई 2027 में लेक्चर नंबर 2 मोशन इन प्लेन का। हाँ, अरे किस बात का रिफंड मांग रहे हैं? बल्कि तुमसे पैसे ज्यादा लेने चाहिए, इतना ज्यादा काम करवा लिया तुमने। आवाज सही आ रही है? जरा एक बार बताएं। यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सारे बच्चे। हाँ बेटे, हाँ इतना तो भाई साहब तुमने एक बार पढ़ने के लिए दिया, दो दो तीन तीन बार पढ़ाई हो रही है बैच में। हाँ, इतना ढूंढना होता है। हाँ, रिफंड विफंड कुछ नहीं भाई, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। इसके बाद तुम्हारे में वो लॉक लगा देंगे हम बैच में, जब तक आगे के 20 रुपए नहीं दोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बेटा रिबन क्या काटना है? तुम्हारी रैंक कट गई है। हाँ आइए भैया। यस, हाँ मुझे लग रहा है किसी ने कुछ बवाल फेंका है। इससे पहले किसी की क्लास थी भाई? एक बार देखना इसी बैच में दिख जाएगा। कोई ना कोई बकैती करके गया है। कौन है? लग रहा है ओम पांडे होगा। पाणे? हाँ देखो, पाणे जी होंगे, है ना बेटा? हाँ पाणे जी हैं, कर गए अपना काम, स्वाहा दे दिए हैं। चैट ऑन कर दो। यस, आ जाओ भाई। हाँ मैं समझ गया भाई, समझ गया ये कहां से बीज बोया गया है। ठीक है, हाँ पाणे जी हैं हमारे। हाँ, उनका सब्जेक्ट है ही ऐसा, क्या करेंगे भैया, इधर उधर बीज ही बोएंगे, है ना? यस, मैं समझ गया था। हाँ, एक बार देखा जाए कि आज कहां से आप लोगों को 4 बजे अचानक से ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यस, आइए भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा। आज हमारा जो टारगेट है दैट इज बेसिकली वेक्टर्स का एडिशन। भाई बहुत सारे सवाल हमें यहां पर करने ही है, अब सवाल ही सवाल है, थ्योरी हमारी खत्म हो चुकी है। सारे बच्चे प्लीज ये बताएंगे कि क्या आप लोग रिवाइज करके आए हैं? क्योंकि मैंने कहा था भाई सारा खेल अब रिवीजन का होने वाला है, तो क्या आप लोग रिवाइज करके आए हैं? जरा एक बार थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, हाँ जरा एक बार थम्स अप करिए कि क्या आप लोग रिवाइज करके आए हैं। यस, हाँ मुझे पता लग गया था भाई, पता लग गया। बताने की जरूरत नहीं है, हर इंसान से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। है ना? जब तुम 2 कौड़ी की बात कर रहे थे मैंने कहा ओहो कोई ना कोई तो यहाँ पे रायता फैलाया है, और जब पीछे पकड़ करके देखा गया तो ऑब्वियसली हमारा मित्र ही निकला। सारे बच्चे जल्दी से बताइए क्या आप लोग रिवाइज अच्छे से करके आए हैं? क्योंकि आज बहुत मैटर करेगा कि आप अपनी थ्योरी के मेन मेन चीजों को समझ करके आए हैं या नहीं आए। अगर आपने रिवाइज करा है, बिलीव मी अब आपको चीजें जुड़ते हुए दिखेंगी, चीजें समझ आती हुई दिखेंगी, क्योंकि अभी तक हम लोग मोर ऑफ द थ्योरेटिकल पार्ट की बात कर रहे थे, अब न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होने वाला है। आ जाओ भाई। हाँ जरा देखा जाए तो स्टार्टिंग से ही सवाल है ना। हाँ होमवर्क भी था भाई, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है, करा देंगे, हो जाएगा, होमवर्क भी हो जाएगा। हाँ जरा देखा जाए कितने रिवाइज करके आए। अरे वेरी गुड यार, वेरी गुड भाई, बहुत सही, ये हुई ना बात। हाँ ये हुई बात। अच्छा और ये बताओ, अब देखो अच्छा सा लगा अचानक से, और ये बताओ कि आप लोगों ने कल वो लेक्चर्स देखने स्टार्ट कर दिए हैं? जिन लोगों का बैकलॉग था एक बार दिल बना दीजिए। बेसिक मैथ्स का आपके पास वन शॉट पूरा का पूरा है ही, और दूसरी बात 1D वाला एक आपको 11th का रिवीजन करके उसमें दिया गया था, क्या आप लोगों ने उसको देखना स्टार्ट कर दिया है? सारे बच्चे। अबे रिबन कटिंग क्या करेगा, सवाल लगाएंगे हम। हाँ अब अगले चैप्टर में रिबन कटिंग होगी। हाँ देखना स्टार्ट किया थोड़ा बहुत, उसको ब्रेक कर करके देख लीजिएगा, कभी 45 मिनट्स कभी 1 आवर। हाँ देखना स्टार्ट कर दिया है, वेरी गुड। जिनका कोई बैकलॉग नहीं है बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों का बैकलॉग है मैं कह रहा हूं कि आज क्लास के क्वेश्चन क्लास में ही खत्म करिएगा, सो दैट ऐसा ना हो कि भाई इसको भी बाद में करना है, नहीं, बाद में जो टाइम है वो आप बैकलॉग कवर करने में कर पाए, पूरी कंसंट्रेशन के साथ क्लास की चीजों को देखना है। ठीक है, तो एक बार मैं समरी दे देता हूं, नो बैकलॉग, वेरी गुड। तो आइए एक बार मैं आपको यहां पर समरी दे देता हूं। मैंने आपको यहां पर बोला था कि कभी भी किसी 2 वेक्टर्स को, चलो लिख करके ही दे देता हूं, किसी भी 2 वेक्टर्स को जब हम लोग जोड़ते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर हेड और टेल मैच हो रहा है, इनके बीच का एंगल इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन, तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होता है ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल होगा।
दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मतलब ये नहीं होता कि इनकी वैल्यूज को जोड़ा गया है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ा जा रहा है। अगर आप वैल्यू की बात करेंगे कि इस आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, या फिर मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर की अगर आप बात करें, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद की वैल्यू क्या आती है, तो वो ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ आप कुछ भी लगा लीजिए, हमारे पास वो हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हमारे पास निकल के आती थी, राइट। और हमारे पास जो एंगल आता था दैट इज tan इनवर्स, ये जो अल्फा है दैट इज tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ये हमारे पास सर होता था। मैंने कहा बहुत सही सर, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ एक ही है। मैंने कहा हाँ बेटा, पैरेललोग्राम लॉ में ए वेक्टर इधर होएगा, कोई इनिशियली की बात हम लोग करेंगे, बी वेक्टर इधर होगा, हम पैरेललोग्राम बनाएंगे और इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट है वो यहां पर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम होगा। दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वैल्यू सेम है, एंगल हमारे पास सेम है। मैंने कहा था कि जब यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी, एंड दैट इज मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी हमारे पास, राइट। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो रिजल्टेंट मैक्सिमम नहीं होगा, रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज बाय पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास रहेगी। और थीटा की वैल्यू जब 180 होती है बेटा तो रिजल्टेंट आपका मिनिमम हमारे पास हो जाता है, दैट इज मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। सर हम लोग 3 माइनस 4 करेंगे तो नेगेटिव आ गया, तो आपको 4 माइनस 3 करना है, वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, बेसिकली ये कहने का मतलब था। तो हम लोगों ने कहा था यहां पर एक रिलेशन लिखा था कि a प्लस बी वेक्टर का जो भी मॉड है, मतलब रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को जोड़ूंगा तो जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा किससे कम आएगी, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी से। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है वो मैक्सिमम देता है, और हमेशा इससे ज्यादा आएगी मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी से, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हमारे पास होती है। फिर मैंने कहा था जब भी दो वेक्टर्स बराबर हो, आज हम लोग मजेदार सवाल करने वाले हैं, जब भी दो वेक्टर्स बराबर हो और उनके मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू सेम हो, इसका मतलब ए वेक्टर की जो वैल्यू है, बी वेक्टर की जो वैल्यू है, अगर वो सेम है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है बेटा 2p cos थीटा बाय 2। याद रखेंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। और जब थीटा की वैल्यू 0 होती है रिजल्टेंट हमारा 2p होता है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है तो रिजल्टेंट हमारा √3p होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो रिजल्टेंट √2p होता है। थोड़ी सी मेहनत करोगे सब याद हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 120 होती है तो इस केस में रिजल्टेंट p होता है, थीटा की वैल्यू 180 की बात करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास 0 होता है। जब दोनों वेक्टर्स बराबर होते हैं रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में मिलेगा, एंगल बाइसेक्टर पर मिलेगा, और अगर ये बराबर नहीं है तो रिजल्टेंट हमारे पास हमेशा बड़े वाले वेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्या आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स याद हो गए? एक बार दिल बना दीजिए सारे बच्चे, क्या आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स याद हो गए? एक बार दिल बना दीजिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आइए तो अब हम लोग यहां पर सवाल करना स्टार्ट करते हैं। यस, हाँ, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बस इतना अगर आपने देख लिया, अब देखना कि इस लैंग्वेज के हिसाब से कैसे करना है। जरा ये देखना कि हमारे पास पहला सवाल हमारे पास ए बी सी, जरा देखते कितने बच्चों के आंसर आ रहे हैं। हमें इन दोनों फोर्सेस को जोड़ना था, है ना। तो हमें पता लग रहा है कि सर हमारे पास थीटा की वैल्यू तो 180 डिग्री है। मैंने कहा कैसे बेटा? सर इस वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, इस वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास होता है दैट इज मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी होगा। तो दोनों की वैल्यूज को घटाना है सर, 40 माइनस 10 हमारे पास दैट इज 30 न्यूटन हमारा आंसर होगा। यस सर, डायरेक्शन किधर आएगी? ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा वाला होगा उसकी तरफ रहेगा हमारे पास, इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन हमारे पास रहेगा, नेगेटिव, राइट। तो अगर मैं आपसे रिजल्टेंट वेक्टर की बात करूंगा तो -30 आई कैप ये हमारा आंसर होगा। इसको करने का दूसरा मेथड ये है कि आपको रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, ध्यान से देखना, ये भी कई बार काम आता है, आसान रहता है। रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, हाँ, तो आई कैप जे कैप में जरा देखना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आई कैप जे कैप में सीधे कर दो सर 10 आई कैप, मैंने कहा हाँ जी, -40 आई कैप, हाँ जी, -30 आई कैप। तो इसमें ज्यादा लॉज वॉज नहीं लगाने, इसमें सीधे आ जाता है। वेरी गुड। ये वाला मेथड बच्चे बाद में काफी पसंद करते हैं कि सर आई कैप और उसमें लिखने फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। यस, लेकिन कुछ लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं तो वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस क्या बता रहा है? हमारे पास डायरेक्शन बता रहा है, और 30 न्यूटन का हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है। वेरी गुड बेटा, प्लीज पढ़ाई कर लीजिए, निपट जाओगे, ठीक है।
सर सेकंड सवाल कैसे करेंगे? मैंने कहा इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन है, इस डायरेक्शन में 10 और 50 है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, जब भी दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते हैं, थीटा की वैल्यू इनके बीच में 0 डिग्री है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूं मॉड ऑफ आर दैट इज मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। दोनों की वैल्यूज तभी जुड़ती हैं जब 0 डिग्री होता है। हाँ जी सर ये 60 आ गया, मतलब इधर आपका लग रहा है 60 और इधर आपका लग रहा है 30। तो अब इनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो सर डब्बे पे हमारे पास 30 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा होगा इस बार। वेरी गुड। तो रिजल्टेंट की बात करें तो सर दैट इज मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। तो सर 60 माइनस हमारे पास 30, सर 30 आएगा। डायरेक्शन पता लग रही है? हमेशा रिजल्टेंट बड़े वाले वेक्टर की साइड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट इधर होगा तो ये रहा वैल्यू। वेरी गुड सर, इसको इस तरीके से कर सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर और इन सभी वेक्टर्स का समीशन है, ये बाद में काम आएगा। तो अगर आप आई कैप जे कैप में लिख पा रहे हैं तो मजेदार है। ये क्या है? 10 आई कैप है। ये क्या है सर? 50 आई कैप है। ये क्या है बेटा? -30 आई कैप है। अगर आप देखें तो सीधे आपको मिल रहा है सर 30 आई कैप रिजल्टेंट, सीधे मिल रहा है 30 आई कैप। तो 30 वैल्यू है और डायरेक्शन हमारे पास आई कैप है। तो ये वाला मेथड बच्चों को धीरे धीरे करके पसंद आना स्टार्ट हो जाता है। दो तरीके, ठीक है सर। इसमें और इसमें कैसे एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है? मैंने कहा हां जी, इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है सो दैट फोर्स इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? सो दैट एफ नेट हमारे पास क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो मैंने कहा जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? सर मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। मैंने कहा मतलब 5 प्लस एक्स। हाँ जी। और अगर देखा जाए नेट फोर्स, ये क्या कह रहे हैं हमारे पास? ये हमारे पास कह रहे हैं नेट फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए। तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी सर मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी जब 180 डिग्री पर होता है। तो मैंने कहा एक साइड है, इसको 0 कर दो, एक साइड है 5 प्लस एक्स और एक साइड पर हमारे पास वैल्यू है 20। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 15 न्यूटन हमारे पास आ रही है। कितना? वेरी गुड। यस सर, इसको आई कैप जे कैप से कर सकते थे? मैंने कहा बिल्कुल। रिजल्टेंट फोर्स ये तीनों वेक्टर्स का समीशन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, राइट। तो 5 आई कैप प्लस एक्स आई कैप माइनस 20 आई कैप, ये 0 आना चाहिए। तो अगर आप x की बात करेंगे तो ये आपको 15 आई कैप यहां पर मिल जाएगा, खत्म। यस, तो तीसरा तरीका बच्चों को ज्यादा सही रहता है, आई कैप में लिख ले। वेरी गुड मैच्ड, वेरी गुड। अब मैं आप लोगों की यहां पे चोंच रोक रहा हूं। एक चीज हमने यहां से क्या चीज सीखी है? पहली चीज ये सीखी है कि आप एंगल देख करके मैग्नीट्यूड्स और ये सब निकाल सकते हो, और दूसरा चीज ये है कि आप आई कैप जे कैप में डायरेक्टली लिख करके भी जोड़ सकते हो। ठीक है, आप आई कैप जे कैप में डायरेक्टली लिख करके भी जोड़ सकते हो, जो हम लोगों ने 1D में सीखा था। ठीक है, आइए अब मैं इसको ना एक बार कॉपी, हाँ ये है ना, चलिए पहले इसको बेसिक तरीके से करते हैं। सर जब ये दोनों फोर्सेस है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। जैसे मान लो इन्होंने कहा कि ए वेक्टर, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। मेरे हर वर्ड्स को जरा ध्यान से सुनना बेटा। सर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। मैंने कहा हाँ जी। तो सर हम लोग देखो कोइनिशियल है ना, तो हम लोग इनका ट्राइंगल बना लेते हैं और ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। मैंने कहा यही इन दोनों का सम होगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा ये 7 होगा। मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना। मैंने ये क्या लिखा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बच्चे कहते हैं सर ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, तो सर 7 हो गया ना? नहीं बेटा, ऐसे नहीं करेंगे। ये इनका रिजल्टेंट है। अगर मेरे को मॉड ऑफ आर चाहिए तो मैं यहां पे यूज करूंगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस ऑफ 90। कॉस 90 0 हो गया, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 5। सर डायरेक्शन भी तो चाहिए होती है ना किसी भी वेक्टर की? मैंने कहा हाँ जी। मान लो ये अल्फा है, तो अल्फा आएगा, मैं यहां पे tan अल्फा लगा देता हूं। tan अल्फा परपेंडिकुलर 4/3
3, तो सर अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ 4/3, कुछ ऑप्शंस में ये मिल जाएगा। और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 5 और 3 के बीच का एंगल 53 डिग्री होता है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब या तो आप ये पूरा का पूरा बताएं, ठीक है, ये आप पूरा का पूरा बताएं। अब मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के बीच में अगर आप देखें तो 45 डिग्री होगा, बिल्कुल बीच में 45 होगा। एक 3 है, एक 4 है, तो आप देख पा रहे हैं कि रिजल्टेंट 45 डिग्री पर नहीं आ रहा है, ये सवाल है। 45 डिग्री पर नहीं आ रहा है, जो बड़ा वाला है उसकी तरफ आ रहा है। ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री, तो हमारा किस साइड शिफ्ट हो गया सर? 45 बीच वाली लाइन है, ये इस साइड रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बड़े वाले वेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गया है, ये 53 डिग्री है। अगर ये दोनों बराबर होते बिल्कुल बीच में रहता। यस सर, इस वाले केस में हम लोग कैसे करेंगे? मैंने कहा जरा देख रहा, जब दो वेक्टर्स बराबर हो, आपको फॉर्मूला लगाना है, प्लीज फॉर्मूला लगाइएगा। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 120, फिर कॉस 120 आएगा -12। सॉल्व कर लेना। मैं यहां पर कह रहा हूं कि अब मैं अगर देखूं दोनों कोइनिशियल थे, ये रिजल्टेंट होगा। जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो, कितना है 10, और थीटा की वैल्यू 120 हो, तो सर रिजल्टेंट भी P के बराबर होगा, इन्हीं के बराबर होगा 10। इसका वैल्यू होगा 10, 60 डिग्री यहां, 60 डिग्री यहां, बिल्कुल बीच में। खत्म। आप सॉल्व करना चाहें तो आप कैसे निकालेंगे सर? अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 120। अब कॉस 120 बेसिक बैच में सिखाया था, -12 आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा बेटा हमारे पास, और ये 2 और 2 हमारे पास चला जाएगा, तो अंडर रूट में 10 का स्क्वायर बचेगा, 10 ही आएगा। तो अपना समय भी एग्जाम में बचाना जरूरी होता है। सर दो वेक्टर्स बराबर हूं, वैल्यू वाइज बराबर हूं और 60 डिग्री हूं, तो सर इनका रिजल्टेंट क्या होगा? सर पैरेललोग्राम क्यों बना रहे हो? कोइनिशियल, तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में होगा। दिस इज द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। क्या 12 आंसर होगा? नहीं बेटा, हमारे पास जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो और दोनों वेक्टर्स का वैल्यू बराबर हो, इस क्वेश्चन में है 6, तो याद रखना जब थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री थी, कहां गया वो हमारे पास? जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री थी, रिजल्टेंट होता है √3p। p क्या था? दोनों का वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं एक है 6, एक है 6, 60 डिग्री, तो वैल्यू होगा हमारे पास, रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी दैट इज 6√3। सर एंगल कैसे निकालें? क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो बिल्कुल बीच में होगा, यहां से 30 डिग्री, यहां से 30 डिग्री। कॉमन सेंस, ये समय आपका एग्जाम में बचाएगा। सर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, वैल्यू बराबर है 180 डिग्री पर, रिजल्टेंट 0 आएगा। कॉमन सेंस लगाइए, नल वेक्टर है। सर इसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे? नल वेक्टर की डायरेक्शन नॉट डिफाइंड होती है, कोई नहीं बता सकता, बस आप वैल्यू बता देंगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। क्या आपको ये बात समझ आई बेटा? यस और नो? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। इसको, अरे यार यहां पे 2 का B कर दूंगा इसको, ठीक है। क्या आपको यहां तक बात समझ आई बेटा? मैच्ड, बिल्कुल आराम आराम से हर चीज बताते हुए चलूंगा, सोचते चलना, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है। अब देखना, जिन्होंने 1D में वेक्टर्स थोड़ा बहुत, मैंने कल कहा था कि प्लीज 1D वाला वेक्टर रिवाइज कर लीजिए। सर इनका रिजल्टेंट निकालना है, मेथड 2। सर ये रिजल्टेंट होगा R वेक्टर। मैंने कहा अगर A वेक्टर ये है, B वेक्टर ये है, तो R वेक्टर इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, तो सर R वेक्टर जो होगा दैट इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर। मैंने कहा हां जी। सर अगर मैं देखूं A वेक्टर तो 3i कैप है और B वेक्टर तो 4j कैप है, क्या मैं ये आंसर लिख सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन सर ये वाला आंसर और ये वाला आंसर तो अलग है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बता रहा है बेटा। ये आपका क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है।
अगर किसी भी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या आप अंडर रूट में 3 का एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर करते? यस, राइट। सर डायरेक्शन कैसे लिखे? आप आर कैप लिखना चाहें तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड आर भी लिख सकते हैं। सर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, कोई ऑप्शन अगर ऐसा हो तो इसको गलत मत समझना बेटा, ये आई कैप जे कैप के कैप में आपका यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है। सर यहां पर तो 53 डिग्री आया है और यहां पर तो ये 53 छोड़ना है। मैंने आपको कहा था यूनिट वेक्टर भी डायरेक्शन बताता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 और ये डायरेक्शन बताएगा। 3/5 आई कैप किधर होगा? सर इधर होगा। 4/5 जे कैप किधर होगा? सर इधर होगा। ये एक वेक्टर की बात हो रही है। अगर मैं कहूं ये आर कैप को अगर तुम इस वाले वेक्टर को बनाओ तो सर एक्स में है 3/5, वाई में है 4/5। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो 3 का स्क्वायर बाय 5 प्लस 4 का स्क्वायर बाय 5 1 मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा 1 आया। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और फिक्स्ड डायरेक्शन हो तो क्या बताता है? यूनिट वेक्टर। जरा देखना, तुम एंगल के टर्म्स में बात कर रहे थे, tan थीटा लेना। सर tan थीटा इज 4/5 डिवाइडेड बाय 3/5, 4/3 आ रहा है सर। तो यहां क्या कुछ अलग आ रहा था? दोनों तरीकों को जरा देख लीजिए। यहां पर हम आई कैप जे कैप में सॉल्व नहीं कर रहे, यहां पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ये करना चाहे कि सर मैं आई कैप जे कैप में कर दूं तो मैंने कहा तो भी सही है। एग्जामिनर किस तरीके से पूछ रहा है वो उधर तक आपको पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझना। अब तुम ये चीज समझ पा रहे होगे मैंने यहां पे क्या बोला था। ये अगर मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, रिजल्टेंट ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट डज नॉट मीन्स 3 + 4। मेरे वर्ड को सुनिए, दैट डज नॉट मीन्स 3 + 4 = 7। ये वेक्टर था, तो वेक्टर में जब आप लिखोगे तो जोड़ सकते हो। 3 आई कैप वेक्टर है, ये तो सिर्फ तुम मैग्नीट्यूड को जोड़ दे रहे थे, 3 + 4 7। ये थोड़ा ना बोल रहा है, ये कह रहा है वेक्टर को जोड़िए। तो वेक्टर क्या है? 3 आई कैप, वेक्टर क्या है? 4 जे कैप, जोड़ करके वही आया 5, वही आया एंगल। ठीक है, ये समरी मैं दूंगा। सेकंड जरा देखना, सर हमने तो वहां पे ट्रिक लगा दी। हाँ, अगर मैं ट्रिक ना लगाऊं तो मैंने कहा देखो इन वेक्टर्स को आई कैप जे कैप में डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। मैं तो यही सिखाया अभी। अगर मैं आई कैप जे कैप में लिख लिया तो मेरा काम बन जाएगा। इसको देख सर, रिजल्ट ये ए वेक्टर मान लेता हूं और ये बी वेक्टर मान लेता हूं। मैंने कहा रिजल्टेंट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो आई कैप वेक्टर को अगर आप रखेंगे यहां पे तो जोड़ सकते हैं, मैग्नीट्यूड्स की बात नहीं हो रही है। तो सर -50 आई कैप प्लस 50 आई कैप 0, नल वेक्टर। इसका सर आंसर 0 आएगा। मैंने कहा अच्छा इसको देख पहले, फिर उस पर आते हैं। इनको और इसको जोड़ने के लिए आई कैप जे कैप में अगर तूने लिख लिया तो काम ही बन जाएगा। सर आई कैप जे कैप में लिखना मतलब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मान ले ये मेरा वेक्टर है ए वेक्टर और ये मेरा है बी वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना था बेटा? 6 आई कैप है सर। मैंने कहा बी वेक्टर आई कैप जे कैप में कितना है? सर इसको रिजॉल्व कर ले तो यहां आएगा 6 cos 60, यहां आएगा 6 sin 60। cos 60 इज हाफ, सर ये 3 आ गया और ये हो जाएगा sin से √3/2, 3√3। जरा देखना बी वेक्टर को कैसे लिख रहा हूं। ये बी वेक्टर को एक्स में गया हूं 3 प्लस वाई में गया हूं 3√3। सर ये दोनों वेक्टर आई कैप जे कैप में लिखे? मैंने कहा हां जी। अब मेरे को अगर रिजल्टेंट इन दोनों का निकालना है विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या अब मैं डायरेक्टली जोड़ सकता हूं? मैंने कहा यस। क्यों? क्योंकि अब मैं वेक्टर लिखा हूं। यहां पर तुम क्या कर रहे थे? तुम वैल्यू जोड़ रहे थे। इसको आई कैप और जे कैप के साथ जोड़ोगे तो सेम आएगा भाई। अब जरा देखो रिजल्टेंट वेक्टर, सर ये था 6 आई कैप, मैंने कहा हां जी, और बी वेक्टर था सर 3 आई कैप प्लस 3√3 जे कैप। अगर जोड़ोगे तो आई को आई से दोनों के जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो जुड़ जाते हैं। ये दोनों ही एक्स में है, एक 6 और 3, तो 9 हो जाएगा।
तो सर 9 i कैप प्लस 3√3 ये होगा सर रिजल्टेंट वेक्टर। मैंने कहा कि यार वहां पर तो हमारे पास 6√3 आंसर आ रहा था। सर ये तो मैग्नीट्यूड है ना, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट में 9 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर कर लीजिए, ये हमारे पास वही 6√3 आपको मिल जाएगा। देखिए सर ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर, अब मेरे को इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। मैंने कहा ठीक है, तो अब क्या करें? सर आपने ट्रिक बताई थी, अगर तुम मैग्नीट्यूड्स के साथ खेलना चाहते हो तो ट्रिक लगाओ, लेकिन अगर तुम आई कैप जे कैप के कैप में रेजोल्यूशन जानते हो तो आई कैप जे कैप में लिखो और फिर जोड़ दो, फिर कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। सर ये 120 डिग्री है तो यहां से ये 60 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। हाँ, मैंने कहा कि फिर क्या करूं? सर इसको रिजॉल्व कर लो, इसको रिजॉल्व कर लो। मैंने कहा कैसे होएगा बेटा रिजॉल्व? सर जिस साइड एंगल होता है ना उस साइड कॉस कंपोनेंट, अब 120 को भूल जाओ। तो सर ये वाला जो पार्ट आएगा, दिस इज 10 cos 60 एंड दिस इज 10 sin 60 बेटा। मैंने कहा अच्छा सर cos 60 हमारे पास 1/2 तो ये 5 आ गया और ये 5√3 आ गया। जरा देखना ए वेक्टर, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ये रिजल्टेंट तो आपका, ये रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज -50 i कैप प्लस 50 i कैप 0 आया था। जरा देखना सर रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर की अगर मैं बात करूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आप कह रहे हैं? मैंने कहा हाँ। ए वेक्टर है सर 10 i कैप, बी वेक्टर है -5 i कैप एंड 5√3 j कैप। सर ये कैसे लिख रहे हो बेटा? यहां से यहां जाओगे x में नेगेटिव तो -5 i कैप, y में जाओगे पॉजिटिव प्लस 5√3 j कैप। सर ये आ रहा है 5 i कैप प्लस 5√3 j कैप। सर ये वाला आंसर और ये वाला आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां तूने मैग्नीट्यूड बताया था बेटा। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? सर अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगर तू देखे तो ये कितना हो जाएगा सर? 25 प्लस हमारे पास 25 इंटू 3 75। सर √100 10 आएगा सर वैल्यू। मैंने कहा वहां कितना आया था? सर वहां पर भी 10 आया था। क्या आपको ये बात समझ आई? सारे बच्चे प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए आराम से, फिर मैं समरी देता हूं। फिर मैं समरी देता हूं। ये -50 i कैप प्लस 50 i कैप 0, एक बार नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान नोट डाउन करिए और ध्यान से सुनिए सर ने क्या सिखाया। सर कल आप कह रहे थे कि हम डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, कुछ बच्चों को डाउट रहेगा, आप यहां पर डायरेक्टली जोड़ रहे हो। बेटा हम लोग मैग्नीट्यूड्स, मेरा जवाब सुन, हम लोग मैग्नीट्यूड्स को डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, वेक्टर में एंगल देख करके जोड़ा जाता है। जब तू मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं 6 + 6 की बात नहीं कर रहा था, यहां पर 4 + 3 की बात नहीं कर रहा था। तो जब आप वेक्टर्स को जोड़ना चाहते हैं तो डायरेक्शन के साथ जोड़ेंगे, यही था मेन वेक्टर। तो पिछले वाले में हम फॉर्मूला लगा रहे थे और इसमें भी डायरेक्शन के साथ जोड़ रहे हैं। दो वेक्टर एक आई कैप में है और एक आई कैप में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या जुड़ नहीं जाएंगे? एक हमारे पास 10 आई कैप, इधर 10 आई कैप, इधर 5 आई कैप, तो रिजल्टेंट किधर होगा सर? 5 आई कैप। वही डायरेक्शन के हिसाब से ही जोड़ रहे हैं हम, लेकिन ये आई कैप जे कैप में करना थोड़ा सा आसान होता है और कुछ बच्चों को फॉर्मूला आसान, वो आप लोगों के ऊपर है। यस, क्या आपको ये बात समझ आई? ध्यान से सुनना आप, या पहले सवाल करते फिर आपके भी दिमाग में समरी बनेगी ना कि हाँ ऐसे सवालों में ऐसे करना है। यस, वेरी गुड। अब मैं आपको 3 वेक्टर दे रहा हूं। सर आपने तो हमें 2 ही वेक्टर ऐड करने सिखाए, ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम। ध्यान से सुनना, ध्यान सुन, ये सारी चीजें आज की क्लास बहुत क्रूशियल है, बहुत, ये सारी चीजें जोड़ेंगी। हम लोगों ने 3 वेक्टर मिले हैं हमें, ए बी एंड सी। सर ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एट ए टाइम 2 को ही जोड़ पाता है, तो इसमें फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते।
दिस इज पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो अभी ये सारी चीजें जब लेक्चर खत्म होगा, जैसे ही पॉलीगन लॉ तक हमारा खत्म हुआ, सारी चीजें कंसेप्ट आ जाएंगी, ध्यान से सुनना। अब मैंने आपको दिया एक वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, i कैप प्लस 3j कैप, 3 वेक्टर दे दिए, ठीक है। अब हमें पता है कि जब भी वेक्टर्स i कैप, j कैप, k कैप में होते हैं तो जोड़ना बहुत आसान होता है, डायरेक्टली एंगल का कोई पंगा नहीं है, क्योंकि जब आप यहां पर इन दो वेक्टर्स को जोड़ रहे थे 6 और 3, 9 क्यों कर दिया? क्योंकि दिमाग लगा अगर एक डब्बे पे 6i कैप 6 न्यूटन इधर है और 3 न्यूटन इधर है, तो क्या तू 9 न्यूटन लिखेगा? हाँ सर लिखूंगा। मैंने कहा क्यों लिखेगा? क्योंकि सर दोनों की डायरेक्शन सेम है, उसी लॉजिक से लिखा 9 यहां पर। हाँ जरा ये देख, 10i कैप इधर है तो 10 इधर है, सर 5 इधर है। जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो सर रिजल्टेंट इधर आएगा 5, तो डायरेक्शन के हिसाब से ही सोचा, हाँ तो तभी तो यहां पर आ रहा है। तो आई कैप जे कैप में डायरेक्शन के हिसाब से ही चल रहा होता है, हमें लोड कम होता है। अब पहला, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स? जरा देखना, आपसे अगर कोई पूछे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू बताएं, चलिए अगर आप मेरे वर्ड्स को समझना स्टार्ट करेंगे, आप कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी डील कर ले जाएंगे। जब वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप में हो, जब आई कैप, जे कैप, के कैप में वेक्टर्स हो तो डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट करो, डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट करो। ये चीज हम लोगों ने पहले सीखी उन्हीं सवालों को करने में। सेकंड, अगर रिजॉल्व करके आई कैप जे कैप करके आई कैप जे कैप में लिख सकते हो तो ये मेथड यूज करो। ये बेसिकली मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। तुम फॉर्मूला लगाना चाहो लगा सकते हो भाई, कोई रोकेगा नहीं, आंसर गलत नहीं आता। वेरी गुड। अब देखो, आपके एग्जाम में किसी ने पूछा, यही क्वेश्चन है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर ये सवाल ऐसी पूछ रहे हो क्या? अभी दिखाता हूं तुम्हें। अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, दो वेक्टर दे दिए, इनका रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बता दो। ये सारे आपके सवाल बनते चले जाएंगे, कंसेप्ट को बस फील करते चलना। हमारे पास सर जब ए कैप, जे कैप, के कैप में होता है ना, तब तो बहुत आसान है। इन्होंने कहा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करना है, मैंने कहा हाँ जी। रिजल्टेंट निकालना है, तो सर आई कैप जे कैप में तो बहुत सिंपल है, डायरेक्टली ऐड करेंगे, 3 6 7 आई कैप। मैंने कहा बहुत सही। सर 4 और 4 चले जाएंगे, 3 जे कैप। मैंने कहा बहुत सही। और सर 3 के कैप। यस, वेरी गुड। ये कुछ बच्चे करते हैं सर 13, मारूंगा तेरे को। अगर आपका एक ऑप्शन आ जाए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड बता दीजिए। बच्चे रीड ही नहीं कर पाते, पूछा क्या है, 3 ये दिया और ये पूछ लिया, बच्चे समझ ही नहीं पाते पूछ क्या रहा है। अब तुम्हें डील करना है, सारे बच्चे जरा ये बताना कि ये कितना होगा। इन्होंने कहा व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर, तो सम बेटा वेक्टर, दो वेक्टर को जोड़ोगे तो वेक्टर आएगा, तो आई कैप, जे कैप, के कैप में ही लिखना। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड बताइए इसका। तो सर मैग्नीट्यूड मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर करूंगा। वेरी गुड, अब आप समझ पा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए ए प्लस बी प्लस सी का मॉड, इसको रीड करना है, तीनों वेक्टर को जोड़ो और उसकी वैल्यू बता दो। तो जब आई कैप जे कैप में तो मस्त जोड़ सकते हैं, तो जब तीनों वेक्टर को जोड़ा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कह रहा था। वेरी गुड, जो भी आंसर आए, ठीक है। आप लोग बता रहे रूट 67 लिख दिया। अब अगला सवाल, सेकेंड पार्ट, वट विच क्या है, विच वेक्टर शुड बी एडेड। हाँ वट हटाओ यहां से, ठीक है। विच वेक्टर should be added to C so that resultant is the unit vector along Z। अब लैंग्वेज डिकोड करना कि इन्होंने हमें क्या बोला भाई। इन्होंने कहा कि मान लो कि हमारे पास एक
विच वेक्टर कुछ कह देते एबीसी है डी वेक्टर। डी वेक्टर को हम लोग सी वेक्टर में जोड़े और हमें क्या मिल जाए, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड। ये तो की कैप होता है सर, हाँ जी। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा मैं कौन सा वेक्टर इसमें जोड़ू कि ये के कैप आ जाए। मैंने कहा लो, जब इस प्रकार से हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सी वेक्टर यहां रख लेंगे। सर ये आया आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ये आना चाहिए के कैप। मैंने कहा हाँ जी। जरा यहां पर देखना डी वेक्टर क्या बनेगा, सर इसको उस साइड ले जाए। मैंने कहा बिल्कुल आराम से, जैसे आप लोग करते थे। के कैप ये था हमारे पास, सर उधर जाएगा माइनस आई कैप बनेगा, इधर जाएगा माइनस 3j कैप बनेगा। मैंने कहा उधर जाएगा प्लस 2k कैप बनेगा। यस, तो डी वेक्टर क्या बन रहा है सर, सर आई में है माइनस, जे में है माइनस 3j और के में है प्लस 3k। अगर आप इस वाले वेक्टर को इसके साथ जोड़ोगे तो के कैप मिलेगा। हो गया, करके भी देख लो। इन्होंने कहा विच वेक्टर शुड बी एडिड टू सी। आई कैप जे कैप में करना बहुत आसान होता है, मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा ध्यान लगाना है, उस पर भी आएंगे। हमें सी वेक्टर के साथ ऐसा क्या जोड़ना होगा कि के कैप आ जाए, तो भाई इसको और इसको जोड़ना। तो आई और आई खत्म हो गया सर, 3 और 3 खत्म हो गया, और सर -2 और +3 दैट इज प्लस के कैप। के कैप ही आ रहा है। यस सारे बच्चे, यही तो आ रहा है ना भाई। सी वेक्टर में इस वेक्टर को जोड़ोगे तो आई उड़ गया, 3 उड़ गया, और हमारे पास प्लस के कैप आ तो रहा है। कहां रॉन्ग है भाई, सही है। हाँ क्लियर, कहां रॉन्ग है भाई। भाई ये आई जाएगा उधर, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये माइनस था उधर जाकर के प्लस हो गया। ठीक है, तो 3 के कैप हो गया माइनस, ठीक तो आ रहा है। अबे चुप रहो तुम। फाइंड a प्लस 2b माइनस 3c। सर अगर ऐसा सवाल आ जाए, कुछ नहीं, एक वेक्टर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये स्केलर है तो आराम से करो उसको। ए वेक्टर सर हमारे पास दे ही रखा है। मैंने कहा हाँ जी। तो ए वेक्टर क्या है सर, 3i कैप प्लस 4j कैप, ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर 3i कैप हमारे पास -4j कैप प्लस 5k कैप। जब आई कैप जे कैप में होते हैं तो भाई वेक्टर सबसे आसान लगते हैं बच्चों को। सी वेक्टर को आई कैप प्लस 3j कैप और -2k कैप। सर ऐसा कर सकते हैं, मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते। जब मैं इनको जोड़ने की बात कर रहा था तो तू जोड़ रहा था, यस और नो। और जब मैं इसको ऐसी इक्वेशन में दे रहा हूं तो इसमें कौन सी मौत आ रही है, सेम वैसी जोड़ना ही है। तो सर यहां पर आई कैप में हमारे पास आएगा, यहां से 3 आ जाएगा, यहां से 6 आ जाएगा, और यहां से -3 आ जाएगा। फिर जे कैप में सर यहां से आ जाएगा 4, यहां से आएगा सर -8, और यहां से आ जाएगा सर -9। फिर के कैप में सर यहां से आ जाएगा, यहां कुछ है ही नहीं, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 10, और यहां पर आ जाएगा सर -+6। तो हमारा आंसर यहां पर होएगा, अगर आप देखें 3 3 चला गया, 6 आई कैप हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास -4, तो -13 जे कैप, और यहां पर हो जाएगा 16 के कैप। क्या आपको ये समझ आ गया बेटा, यस और नो। आई कैप जे कैप के कैप में कुछ भी पूछ लें, कोई लोड नहीं है। उन्होंने कहा a प्लस बी प्लस सी करना है, जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि d प्लस सी के कैप आना चाहिए, तो ठीक है सी की वैल्यू रखी, डी वेक्टर निकाल लिया। कोई बोल दे कि भाई डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, डी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, देखना लैंग्वेज ऐसा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर विच एडेड टू सी गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग के। तो पहले वेक्टर निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकालने की बात आ रही है तो -1 का स्क्वायर कर दूंगा, फिर -3 का स्क्वायर कर दूंगा, और हमारे पास 3 का स्क्वायर कर दूंगा। तो ये कितना आएगा, 9 18 √19। इसकी डायरेक्शन पूछेंगे, तो डायरेक्शन पूछने के लिए क्या करना है कि बताओ डी वेक्टर जो जोड़ा जाए इसके साथ तो के कैप आए, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो वेक्टर पता है, मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन भी आ जाएगी, खत्म। कुछ भी पूछे हम सब निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो बेटा आपसे ये चीज दे करके ये पूछते, मॉड ऑफ a प्लस 2b माइनस 3c वेक्टर, ये बता दो a प्लस 2b माइनस 3, कितने बच्चे इसको समझ पा रहे हैं।
ये क्या पूछा, इसमें और इसमें अंतर क्या है? ये कह रहा है कि ए वेक्टर में ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर माइनस 3c वेक्टर को जोड़ करके बताओ। तो हमारा ये रहा, ये वेक्टर है। अगर कोई बोले कि भाई इसका मॉड बताओ, तो ये जो वेक्टर आया इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है भाई। यस, हाँ, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो वेक्टर पता ही है हमें, यही तो वो वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3c वेक्टर, ये वेक्टर आ गया। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, सर अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कर दूंगा, जो भी आएगा वो आंसर होगा। यस, जो भी आएगा, ठीक है। हमें तो ये देखना है कि हम लोग लैंग्वेज को डिकोड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तीनों पार्ट सारे बच्चे करें, तब तक मैं कुछ बच्चों के डाउट्स देख लेता हूं। चलिए भाई, सर सेकंड पार्ट के मैग्नीट्यूड में आप नेगेटिव साइन क्यों यूज कर रहे हो? सेकंड पार्ट के मैग्नीट्यूड में बेटा, सेकंड पार्ट के मैग्नीट्यूड में आप नेगेटिव साइन क्यों यूज कर रहे हो? मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव है ना, डायरेक्शन को नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। कहां पर बेटा, कहां मैग्नीट्यूड? अरे इसका स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव ही आ जाएगा ना भाई। वो होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, पॉजिटिव हो या नेगेटिव उसमें कोई थोड़ा ना दिक्कत है। हाँ सर, थर्ड पार्ट में बी वेक्टर में अंदर 2 मल्टीप्लाई करना है क्या? बिल्कुल, जो बोला गया है वो निकालो। अभी तुम्हें बोला गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालो, तो तुमने क्या करा, सीधे जोड़ दिया। अगर मैं बोलूं ए वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर निकालो, तो बी वेक्टर ही है, उसका 2 गुना करके जोड़ोगे। तो यहां पर बोला है ए प्लस 2b माइनस 3c, तो वैसी इक्वेशन में रख करके सॉल्व कर दो। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, आ गए बैकलॉग। किसी भी वेक्टर का जब डायरेक्शन निकालना होता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। मान लो इस वेक्टर का डायरेक्शन पूछ ले, या यूनिट वेक्टर, ऐसे बोल दे यूनिट वेक्टर ऑफ डी वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर, तो डी कैप अगर हमें निकालना है तो वेक्टर लिखूंगा माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 19, खत्म हमारा आंसर। ठीक है, आइए, एंगल मेड बाय वेक्टर विद एक्स एक्सिस। सर ये कैसे निकाले? मैंने कहा ड्रॉ कर लेते हैं, रटना है ही नहीं। ये वेक्टर अगर आप ड्रॉ करें, 3i कैप यहां पर 3, 4j कैप यहां पर 4, ये है आपका ए वेक्टर। ये बोला है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो भाई 3, 4, 5 का एंगल है, ये वाला एंगल पूछा गया, ये तो 53 डिग्री होता है सर, खत्म आंसर 53 डिग्री। वाई एक्सिस के साथ अगर पूछा जाए, वाई एक्सिस के साथ 37 डिग्री, खत्म, प्लॉट कर लो। ठीक है, y कंपोनेंट ऑफ a प्लस बी वेक्टर, a प्लस बी वेक्टर पहले निकाल लेते हैं। सर इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये आएगा 6i कैप, मैंने कहा हां जी। सर 0j कैप, मैंने कहा हां जी, प्लस 5k कैप। इसको मैं यहां पे 0k कैप लिख लूं तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं। तो a प्लस बी वेक्टर करेंगे 6i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप। इन्होंने कहा x कंपोनेंट बता दो, ये है आपका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। तो इन्होंने हमसे पूछा है y कंपोनेंट ऑफ a प्लस बी, तो y कंपोनेंट ऑफ a प्लस बी आंसर इज 0, आंसर इज 0। वेरी गुड। अगर आपसे कोई बोल देता कि बेटा ये बता दो a प्लस बी वेक्टर का मॉड, प्लीज रीड करना, इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ो और उसकी वैल्यू बता दो, तो ये रहा रिजल्टेंट। वैल्यू निकालने के लिए मैं कहता अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, खत्म, आंसर आ गया होता। पूछा नहीं है लेकिन ठीक है, एक्स्ट्रा भी सोचना चाहिए। सर अगर कोई बोलता a प्लस बी का कैप बता दो, मतलब डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी वेक्टर बोल सकते हैं लैंग्वेज में, और यूनिट वेक्टर अलोंग a प्लस बी, यूनिट वेक्टर अलोंग a प्लस बी, ये लैंग्वेज को याद रखना। या तो वो बोलेंगे कि डायरेक्शन बता दो, और डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, तो हमें निकालना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सर वेक्टर लिखो, मैंने कहा लिख दिया बेटा, प्लस 5k कैप, और इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 36 प्लस 25 आ जाएगा, 6, 5, 11, 3, 4, 5, 6, 61, रूट ऑफ 61, खत्म। यस,
सारे बच्चे यस। अच्छा आई गया यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी प्लस सी। यूनिट वेक्टर क्या होता है सर? वो कह रहे हैं डायरेक्शन बता दो ए प्लस बी प्लस सी का, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का कैप बता दो। तो कैसे लिखेंगे सर? वेक्टर लिखेंगे, हमारे पास 733 था तो 7 आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप डिवाइडेड बाय जो भी इसका मैग्नीट्यूड था, आपने कहा √67, दैट इज अवर आंसर। डन, हो गया। तो जो बोला जाए आपको वो निकालना आना चाहिए। बहुत सही, क्लियर क्लियर, वेरी गुड। इस मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज देखो, आप बोलोगे सर आप रिवाइज करा दो, मैं रिवाइज करा दूंगा, समरी मैं सब कर दूंगा, लेकिन लिटरली बता रहा हूं वही बच्चा सीखेगा जो इन नोट से सारी चीजें खुद से रिवाइज करेगा, खुद का दिमाग लगाएगा कि अच्छा हाँ सर ने ये बोला था, ये बोला था, ऐसे करना है। कभी कभार आपको शायद उस समय नहीं समझ आता, लेकिन पैटर्न देख देख करके आप समझ जाते हैं। अब इस सवाल को मैं करूंगा, आप देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बहुत सारे सवाल दूंगा, फिर आप ट्राई करना। एक सवाल मेरे को करने दो, ठीक है? मान लीजिए मेरे पास यहां पर है F, ठीक है, यहां पर हमारे पास है एक फोर्स। अभी फोर्स आप लोगों को वेक्टर पता है इसलिए मैं F के टर्म में ले रहा हूं, ठीक है? ये है F, ये है F, ये है F। सभी की वैल्यूज डायरेक्शन दे रखी है, सभी की वैल्यूज क्या है हमारे पास? F F F। मैंने कहा पहला सवाल फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ऑल थ्री। प्लीज देखते चलना, रिजल्टेंट ऑफ ऑल थ्री वेक्टर्स, तीनों वेक्टर्स का सम कर दो, ठीक है? दो तरीके अभी तक हमने बात करी है। अब यहां पर आपके दिमाग में समरी चलनी चाहिए कि सर अगर हम किसी भी वेक्टर को आई कैप जे कैप में, मैंने यहां लिख भी दिया है, जब आई कैप जे कैप में वेक्टर्स होते हैं तो डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में आसानी है। तो सर अगर मान लो जैसे यहां तो आई कैप जे कैप दे रखा था तो आपने कर दिया, यहां तो नहीं दे रखा है, तो मैंने कहा रेजोल्यूशन किस दिन के लिए सिखाया था बेटा, रिजॉल्व कर लेंगे। जरा देखते चलना, ये मैंने कहा फर्स्ट वेक्टर, दिस इज आवर सेकंड वेक्टर, दिस इज आवर थर्ड वेक्टर। मेरे को इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट किसका निकालना है? फर्स्ट वेक्टर को, सेकंड वेक्टर को और तीसरे वेक्टर को जोड़ना है। सर फॉर्मूला लगा दो, ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, एक बारी में दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं, यहां तीन है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया, और समरी बना लेंगे, अभी टेंशन मत ले, पहले अब फोकस कर कि हाँ सर ने कहा था कि एक बारी में बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ना है, तो सबको आई कैप जे कैप में लिखो और जोड़ दो। देखो एग्जांपल यही था, एक बारी में तीन वेक्टर्स को जोड़ना सिखाया ना भाई। अब तो सर फर्स्ट वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये तो एफ आई कैप है, आपने रेजोल्यूशन में सिखाया था, ये एफ आई कैप है। थर्ड वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूं तो दिस इज एफ जे कैप सर, मैंने कहा। सेकेंड वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूं तो सर रिजॉल्व कर लूं इसको मैंने कहा तो यहां से यहां क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा बन गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एफ कॉस 45 होगा सर एंड एफ साइन 45। रेजोल्यूशन आपको पता है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, जिस साइड एंगल होता है उस साइड कॉस कंपोनेंट, सामने साइन। तो ये भी एफ √2 आ रहा है, f/√2 आ रहा है, हाँ जी आई कैप में सर एक्स में, और ये भी f/√2 आ रहा है जे कैप में। लिख देता हूं नहीं तो फिर डाउट आता सर ये कैसे आ गया। क्या है सर, अगर हमने तीनों वेक्टर्स को आई कैप जे कैप के कैप में लिख ही लिया है तो अब जोड़ना तो आपने बताया था आसान होता है, तो अब मैं डायरेक्टली जोड़ दूं। मैंने कहा बिल्कुल, एफ आई कैप प्लस f/√2 आई कैप, ठीक है, प्लस f/√2 जे कैप प्लस f जे कैप। यस सर, रिजल्टेंट वेक्टर आई कैप वालों को कॉमन ले लूं, मैंने कहा ले लो, तो सर ये आएगा f, या ऐसे लिख लेता हूं, f को सर पूरे में से कॉमन ले लो, और आई कैप में आ रहा है सर 1 + 1/√2
मैंने कहा हाँ जी, और जे कैप में आ रहा है सर 1 + 1/√2। मैंने कहा सर यहां आंसर छोड़ दूं, मैंने कहा छोड़ सकते। अगर मैं आपसे मैग्नीट्यूड पूछूंगा तो आप क्या करोगे? सर हमें मैग्नीट्यूड में अंडर रूट में इसका स्क्वायर एफ का स्क्वायर इंटू 1 + 1/√2 का हमारे पास स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसका जे वाले का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना बेटा, पहला सिखा रहा हूं, सीखिए। पहले जब भी मेरे को बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ना है तो मैंने क्या कहा, आई कैप जे कैप पे तोड़ लो। सर ये आई कैप में, ये जे कैप में, इसको तोड़ लिया, ये आ गया। फिर सर जब आई कैप जे कैप में होता है तब तो आसानी से जोड़ा जा सकता है। मैंने कहा हाँ, तो हमने सर जोड़ लिया। सर ये आपने कैसे कर दिया बेटा? अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है एफ इंटू 1 + 1/√2, और वाई क्या है बेटा एफ इंटू 1 + 1/√2। एफ बाहर आ जाएगा, हाँ जी। सर अंडर रूट में ये बन रहा है 2 इंटू 1 + 1/√2 का स्क्वायर, है ना ये। तो सर ये भी बाहर आ जाएगा, f इंटू 1 + 1/√2 और √2 और आ गया। सर ब्रैकेट ओपन कर दूं? मैंने कहा कर दो बेटा। सर √2 + 1, ये वैल्यू आ रही है। डरना बिल्कुल नहीं, सीखना है। कोई खतरनाक हाई लेवल साइंस की बात नहीं हो रही है, मैथ्स बेसिक। मेरे को बोला गया इन तीनों वेक्टर्स को जोड़ दो, मैंने कहा ठीक है जोड़ देता हूं। सर ट्राइंगल लॉ, पहले अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा, मैंने कहा तीन वेक्टर एक साथ जोड़ने हैं, नहीं लगाओ, मत लगाओ। सर मेरे को डाउट आया, पहले मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा फिर उसको इसके साथ जोड़ दूंगा, मैथ्स में और फंस जाएगा। अभी ये तेरे को कठिन लग रहा है, वो और गंदा हो जाएगा। ये आएगा 22.5 पर रिजल्टेंट, जो भी आएगा, जो भी आएगा तू पहले देख ले। ये भी तुम्हारा डाउट बनता है तो मैथमेटिक्स भी सोचा करो। सर मैं काम करता हूं ना, हम लोग पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 45 डिग्री पर जब डालेगा तो अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos 45, cos 45 1/√2, गंदा सा फॉर्मूला बना। फिर वो 22.5 डिग्री पर आएगा, यहां पर 45, फिर एंगल अब और, तो इरिटेशन हो सकती है। सबसे पहले आपके दिमाग में आया कि सर ने बोला था कि यार आई कैप जे कैप में लिख लो, अगर लिख सकते हो तो हाँ लिख सकते हैं। लिखा, सीधे जोड़ो। अगर कोई बोले मैग्नीट्यूड बता दो तो अंडर रूट में x² + y², f का स्क्वायर इंटू 1 + 1/√2 का स्क्वायर, f का स्क्वायर इंटू 1 + 1/√2 का स्क्वायर। सर f बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर बाहर आएगा, तो यहाँ 1 √2 बचेगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यहाँ √2 होगा और √2 कट गया। ये हमारा आंसर है, और एक ये आंसर, ये वेक्टर है, दिस इज वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर? एक तरीका ये था। अब दूसरा तरीका, अब देखो मेरा काम जो है ना वो मैं अपना कर रहा हूं, आपका काम क्या है? विद प्रैक्टिस यू विल डिसाइड व्हाट सूट्स यू द बेस्ट। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस के साथ सीखना है बेटा। तुम सोचोगे सर मैं भी आपके जैसा इतना जल्दी सोच लूंगा, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, मेरे जैसा क्या, मेरे से बेहतर सोचो। तुम लिमिट क्यों बना रहे हो? देखिए अब दूसरा मेथड, मेथड 2। ये F और ये F 45 डिग्री, राइट? सारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, जब भी दो वेक्टर्स बराबर होते हैं और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, रिजल्टेंट कितना होता है? सोच के बताइए, बस इतना चैट में बता दो। जब दो वेक्टर्स बराबर होते हैं और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो वैल्यू रिजल्टेंट कितना होता था? When two vectors are equal in magnitude and they have angle of 90 degree, what is the resultant? P√2. Very good. मैंने एक टाइम के लिए ऐसे सोचा कि ये जो F है और ये जो F है, इन दोनों का आप सभी लोगों ने कहा बिल्कुल बीच में ना सर, बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पर यहां पर होगा F√2। इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, राइट? F और F। सर इसका क्या कर रहे हो? अभी रुक जा। जब दो वेक्टर्स बराबर होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, 90 डिग्री पर होते हैं, रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में होगा सर, 45 डिग्री पर होगा। मैंने कहा हाँ, ये हमें पता था। मैंने कहा यार इन दोनों वेक्टर्स को यहां पर तेरे पास F है, मैंने कहा इस वाले वेक्टर को
और इस वाले वेक्टर को अगर मैं हटा करके उनका रिजल्टेंट बना दूं, इन दोनों को हटा करके उनका रिजल्टेंट बना दूं, तो वो कितना आएगा सर? f√2 आएगा। सेम 45 डिग्री पर जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सर रिजल्टेंट a प्लस बी हो जाएगा। सर 2p, अरे 2p दोनों बराबर होने चाहिए। इन दोनों को हटा करके f√2 आया। अब याद कर थीटा की वैल्यू 0 पर मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। जब दोनों वेक्टर सर बराबर वो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों की वैल्यूज को सर जोड़ सकते हैं। मैंने कहा जोड़ दो, तो ये कितना आ गया भाई हमारे पास सर f इंटू √2 + 1। क्या वहां पर भी वही था? यस सर। कितनी मैथमेटिक्स बची? यस और नो? कितनी मैथमेटिक्स बची? सर अगर मान लो ये आई कैप जे कैप में हमसे पूछने लग जाए तो अब तो वही करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई तूने इन दोनों का रिजल्टेंट बना लिया, दैट इज f इंटू √2 प्लस, इन सभी का रिजल्टेंट 45 डिग्री पर होगा। इसको रिजॉल्व कर ले आई कैप एंड जे कैप में, खत्म। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है? एक तरीका, हम जितने भी वेक्टर्स हैं आई कैप जे कैप में तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेजोल्यूशन सिखाया है, सबको जोड़ दो। मैग्नीट्यूड पूछा √x² + y² + z², सब। सर डायरेक्शन पूछिए, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, खत्म। सब पूछ लिया, सब बता दिया। अब दूसरा तरीका, ये हमें एग्जाम में समय बचाने के लिए होता है। मान लो कि मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं। सर ये ट्रिक्स जो है ये कब लगाऊंगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड। ट्रिक्स हर जगह नहीं लगती, इसलिए बेसिक भी सिखा रहा हूं साथ साथ, और मैं ये भी सिखा रहा हूं कि समय बचाना कैसे होता है। और ये सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार सीख जाएगा तब तेको मजा आएगा। जब आपको बराबर दिखने लगे ना, समझ जाना कुछ ना कुछ तो यूज हो सकता है। सर आपने, मेरे को डाउट आया सर इन दोनों को क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि मेरे पास कॉमन सेंस है बेटा। इन दोनों को जोड़ूंगा 22.5 डिग्री पर आएगा, और रिजल्ट 45 डिग्री का कोई रिजल्ट बताया था तेरे को? सोच ले, नहीं। तो सर यहां आएगा, फिर मेरी ट्रिक लगेगी नहीं, फिर मेरे को बेसिक से करना पड़ेगा, राइट? मैंने कहा यार मैं अगर देखो ये दोनों वेक्टर बराबर हैं, जब भी दो वेक्टर्स बराबर होते हैं 90 डिग्री पर होते हैं, रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में जाएगा, f√2। हाँ, तो इन दोनों को हटा करके f√2 बना लू यहां पर। और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री पर मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, वैल्यूज को जोड़ा जा सकता है, तो वैल्यूज को जोड़ दिया, आंसर आ गया। सर इसको अगर मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर आई कैप जे कैप में लिखना है तो यही तो था तेरा रिजल्टेंट वेक्टर। इसको लिख ले f इंटू √2 + 1 cos 45। लिखना आई कैप जे कैप में, लिख ले f इंटू √2 + 1 sin 45। आई कैप जे कैप में लिखना है, वही आ जाएगा। तो एक तरीका ये है। अब ये क्यों बताया सर आपने? अब मैं दिखाता हूं। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म हर जगह यूज होता है। एक सवाल करा रहा हूं, उसके बाद आप देखना। 9th क्लास का कंसेप्ट सीधे यहां जोड़ रहा हूं। ग्रेविटेशन अभी आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, लेकिन 9th क्लास का ही कंसेप्ट यूज करूंगा। हमें यह बात पता है कि एक पार्टिकल है m1, एक पार्टिकल है m2, और इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होती है। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एंड दैट इज Gm1 m2 बाय r का स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये हमेशा क्या रहेगा? अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्शन, धक्का नहीं दे सकते। दो पार्टिकल हमेशा एक दूसरे के पास आएंगे तो फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव होता है, राइट? अब देखो ग्रेविटेशन का सवाल कैसे पूछते हैं। एक पार्टिकल है m, m0, m, m, ठीक है। ये एक स्क्वायर, वैसे रेक्टेंगल लग रहा है, मान लो एक स्क्वायर है L और L का। फाइंड, सवाल आएगा फाइंड नेट फोर्स ऑन m0, m0 पर नेट फोर्स बताओ। अब मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना। 9th क्लास में हमें क्या बताया? अगर ये दोनों पार्टिकल्स नहीं होते तो सिर्फ यही अट्रैक्ट कर रहा होता। हाँ जी सर। मैंने कहा कैसे करता बेटा? सर इधर अट्रैक्ट करता, सर इस पर भी होता फोर्स। मैंने कहा इस पर पूछ रहा है? नहीं, तो 1 मिनट के लिए इसको हटा दे, इसको अट्रैक्शन होगा, कितना होगा सर? G, ये जो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ना सर, ये होगा G, फॉर्मूला देखना, m1 m2 m0 m, और इनके बीच का डिस्टेंस सर L²। मैंने कहा ठीक है। क्या ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे? हाँ जी सर, ये भी कर रहे होंगे। मैंने कहा सर इधर भी तो होगा अट्रैक्शन। मैंने कहा इस पर नेट नहीं पूछा तो इसको मैं नहीं देख रहा, पूछते तो देखता। ये दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट कर रहे होंगे। हाँ, कितना फॉर्मूला होगा बेटा? सर G, फॉर्मूला देखना, G m0 m
बाय एल का स्क्वायर। सर मैंने कहा ये तो एल, ये सेम ही तो है, क्या मैं एफ लिख दूं यहां पर? कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर इसने फोर्स एफ लगाया, क्योंकि मास सेम है दोनों के, डिस्टेंस सेम है, यहां पर भी मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो क्या मैं यहां पर एफ लिख सकता हूं? इसको भी सीधे एफ ही लिख रहा हूं, दिमाग लगाना। हाँ जी सर लिख सकते हो। सर ये भी तो अट्रैक्ट करेगा ना? मैंने कहा हाँ, इनके बीच का डिस्टेंस तो एल नहीं है। मैंने कहा कितना है बेटा? सर डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर दैट इज एल रूट टू, है ना? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये चाहिए ना डिस्टेंस। कुछ बच्चे कहते हैं एल होगा, दिमाग लगा, दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ये होता है, एक यहां है एक यहां है, ये क्या डिस्टेंस एल है? नहीं। सर ये भी तो अट्रैक्ट कर रहा होगा। मैंने कहा हाँ जी बेटा कर रहा होगा। इसका फोर्स कितना होगा? सर जी एम एम नॉट बाय एल रूट टू का स्क्वायर। मैंने कहा एक बात बता, इसका रूट टू का स्क्वायर करूंगा टू आएगा, मैं इसको ऐसे लिख लूं, जी एम नॉट एम बाय 12 का स्क्वायर लिख लूं, एफ डैश। हाँ जी, और एफ क्या है? सर ये, तो क्या तू देख पा रहा है, ये तो एफ बाय टू है। दिमाग लगा, अगर मैं इन दोनों के फोर्स को जी एम एम नॉट बाय एल स्क्वायर को एफ कह रहा हूं, तो सर यहां पर भी वही है तो एफ लिखा। सर यहां पर उसका आधा आ रहा है, ये वो पूरा टर्म क्या है बेटा? सर ये पूरा टर्म था एफ, तो मैंने कहा एफ बाय टू है इनके बीच में। मेरे को रिजल्टेंट पूछा था। अब देख, अब देख सर यहां एफ है, यहां एफ है, और यहां है एफ बाय टू 45 डिग्री पर, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल 45 डिग्री पर होता है। वही सवाल दिख रहा है। अब जब ग्रेविटेशन में ये सवाल आएगा ना, कुछ बच्चे वहां जुड़ेंगे कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, उनको नहीं पता होगा कि वेक्टर में सर ने बीज बो दिया था। जब दो, अब देखो आई कैप जे कैप में करूंगा तो मेरे दिमाग में चल रहा बहुत लेंदी हो जाएगा, यहां ट्रिक लगा सकता हूं। जब दो फोर्सेस बराबर हो और 90 डिग्री पर हो, इन दोनों को हटाओ, बीच में एफ रूट टू कर दो। कर दिया सर। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन, क्योंकि ये भी 45 पे ये भी 45, जब दोनों सेम डायरेक्शन पर होएंगे तो हम लोग सर सीधे कर देंगे एफ बाय टू प्लस एफ रूट टू। मैंने कहा राइट, ये जेई में आया हुआ सवाल है, 1/2 प्लस रूट टू। हाँ जी सर, एफ की वैल्यू कितनी थी? सर जी एम नॉट एम बाय एल का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एलसीएम ले लिया 2√2/2। सर ये हमारा आंसर होगा, रिजल्टेंट। कितनी कैलकुलेशन आप कम कर रहे हो, अदरवाइज आई कैप जे कैप के कैप में जाओगे बहुत लेंदी हो जाएगा। दोबारा सुनना, ये जो आपको वेक्टर्स में ऐसे दिखा रहे हैं, ये बाद में चल के ग्रेविटेशन का सवाल बनता है। अब यहीं पर आपको थोड़ा बहुत पता हो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, प्लस क्यू माइनस क्यू अट्रैक्शन, प्लस क्यू माइनस क्यू अट्रैक्शन, प्लस क्यू माइनस क्यू अट्रैक्शन, तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, और कुछ डिफरेंस नहीं होता। सेम चीज 12वीं क्लास में चली जाती है। यस यस। आइए सारे बच्चे, इनको जरा जोड़ करके रिजल्टेंट बताना, जो मेथड अब आपको सही लगे। यहां पर ये तीनों के तीनों 120 120 और 120, तीनों के तीनों 120 डिग्री पर हैं। सारे बच्चे रिजल्टेंट बताइए। चलिए पहला सवाल मैंने करा, अब तुम करो, थोड़ा सा सीखोगे। चलिए हमारे पास तीन वेक्टर हैं, मैं नंबरिंग कर देता हूं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। इनका रिजल्टेंट बताना है, पहला मेरा या पहला सवाल यही है बस, रिजल्टेंट बताइए, मतलब 1 वेक्टर प्लस 2 वेक्टर प्लस 3 वेक्टर। चलिए भाई, वेरी गुड यार। सर 3f आएगा, ये रहेंगे, दो कौड़ी के बच्चे हमेशा रहेंगे। बेटा स्केलर नहीं है कि तू जोड़ रहा है तो 3 हो गया। कैसे सिखाया? सर पहला मेथड, इनको मैं आई कैप जे कैप में तोड़ लूं, एक बारी में इतने सारे फोर्सेस को ऐड करना है। मैंने कहा तो जरा ये देख, इसको अभी मैं हटा रहा हूं, तूने कॉपी में लिख लिया होगा, ये 120 है, सिमेट्रिक दिख रहा है, यहां 60, यहां 60। सर इसको रिजॉल्व कर लो ना, इसको रिजॉल्व कर ले। मैंने कहा इधर कितना होगा? सर f cos 60 इधर होगा और f sin 60 इधर होगा। जरा ध्यान से देख बेटा,
क्या बताएं तेरे को, है ना। कलम चलाया कर बेटा, क्योंकि कलम ज्यादा नॉलेजेबल है। सर फर्स्ट वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, वन वेक्टर को, मैंने कहा वन वेक्टर इज माइनस एफ आई कैप। सेकेंड वेक्टर को तू क्या लिख सकता था सर, एफ कॉस 60 एफ बाई 2 आई कैप और साइन 60 प्लस एफ रूट 3 बाई 2 जे कैप, राइट। सर इस वेक्टर को भी तोड़ सकता हूं, तो इसके लिए यहां पर जो आएगा दैट इज एफ कॉस 60, जिस साइड एंगल होता है कॉस 60, और ये वाला होगा एफ साइन 60। मैंने कहा हां जी बेटा। सर थर्ड वेक्टर दैट इज एक्स में है कॉस 60 पॉजिटिव, तो एफ बाई 2 आई कैप। सर वाई में है नेगेटिव माइनस एफ रूट 3 बाई 2 जे कैप। रिजोल्यूशन अच्छे से आना चाहिए, इसलिए कहा था रिवाइज कर लेना बेटा प्रचंड रूप से। सर रिजल्टेंट में बोला है इनको ऐड करने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है। आई कैप में क्या क्या आ रहा है सर, माइनस एफ आ रहा है, प्लस एफ बाई 2 आ रहा है, प्लस एफ बाई 2 आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। जे कैप में क्या आ रहा है बेटा सर, प्लस एफ रूट 3 बाई 2 आ रहा है, माइनस एफ रूट 3 बाई 2 आ रहा है। मैंने कहा कितना आ रहा है बेटा ये 0। जिस बच्चे ने 3f बोला था ना बेटा, मैं लिटरली बता रहा हूं तेरे अंदर बिल्कुल अकल नहीं है, बिल्कुल 0 जितना रिजल्टेंट है। क्यों? क्योंकि तू इतना बड़ा गधा है। तेरे को मैं यही बता रहा था कि भाई वेक्टर को सिर्फ वैल्यू से नहीं जोड़ा जाता है, एंगल देख करके जोड़ा जाता है। ये तो बिल्कुल पैथेटिक था। एक तरीका ये, अगर आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो, अब दूसरा तरीका, अगर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि सर हमारे लिए जो भी ये फोर्सेस हैं, जो भी ये वेक्टर हैं, बराबर वैल्यू के हैं और एंगल भी देखा देखा सा लग रहा है। मैंने कहा कितना एंगल है? सारे बच्चे मेरे को बताना, जब दो वेक्टर्स बराबर हो और 120 डिग्री पर हो, रिजल्टेंट कितना होएगा? सारे बच्चे, जब दो वेक्टर्स, ये एग्जाम में करना है, आपके स्कूल में ऊपर वाला मेथड रहेगा अगर आपका स्कूल अच्छा सवाल पूछना चाहे तो। लेकिन मेरे को बताना, जब भी दो वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और 120 डिग्री पर होते हैं, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है सर? सेम। बिल्कुल बीच में बनाऊंगा, हाँ सर बीच में आप यहां पर एफ बना दो, इन दोनों को भूल जाओ, ये रहा। अच्छा, तो मतलब मेरे को क्या मिला? मेरे को मिला कि सर पहले से तो एफ यहां था ही। मैंने कहा हां जी बेटा, और सर इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में एफ इधर आ रहा है। मैंने कहा क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे? हाँ। जब भी दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, रिजल्टेंट कितना होता है सर? 0। नल वेक्टर, खत्म। यही तो था, हो गया। यहां कितनी कलम चलानी पड़ी और वहां कितनी कलम चलानी पड़ी, दोनों में अंतर होता है एग्जाम में कई बार। अब बच्चे कहेंगे सर अगर मान लो सर ये 2f हो और 3f हो, यही मेथड लगेगा और कोई ट्रिक नहीं लग सकती। समझ रहे हो? अगर यहां पे 2f हो और यहां पर 3f हो, तो आपको फंडामेंटल से जाना है। क्लियर? यस और नो? क्लियर? आइए सर, इसका हमारे पास अब ये वाला पार्ट तुम्हें करना था। अब मैं दिखा रहा हूं कि ग्रेविटेशन, मैंने कहा था कि मैं ग्रेविटेशन का बीज बोते हुए चलूंगा। ग्रेविटेशन, अगर तुम, जब ग्रेविटेशन आएगा तब रोटेशन तक पक जाता है दिमाग, तब तुम्हें एटलीस्ट आसान लगेगा। सर ने वेक्टर्स में थोड़ा बहुत बता दिया था, ये सेम चीज, बस चार्जेस कर दूंगा, सेम फॉर्मूला बिल्कुल। जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर की जगह k q1 q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 12वीं में जाती है अचानक से आपको आराम आ जाएगा। जरा देखना, ये ग्रेविटेशन का सवाल, और ये बहुत फेमस सवाल है। आप किसी भी टीचर के नोट्स निकालेंगे, उनको हमेशा मिले, उसमें ये हमेशा मिलेगा। ये सेंटर पर रखा है m0, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है L L L। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड हमारे पास मीडियंस का इंटरसेक्शन है अभी के लिए। सर सेंट्रॉइड की दूरी यहां से और यहां से सेम ही होगी। मैंने कहा हाँ। कितनी होती है अभी छोड़ दो, जरा देखना। हमारा सवाल है फाइंड एफ नेट ऑन m0 पर नेट फोर्स बता दो। यहीं पर चार्जेस डाल देंगे बेटा, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स का सवाल हो जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर।
सर देखो इस पर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, हमेशा अट्रैक्शन, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। मैंने कहा हाँ। और वैल्यू कितनी होगी बेटा? सर वैल्यू मान लेते हैं डिस्टेंस x है, तो जो भी वैल्यू है f, जो भी ये वैल्यू है f, ध्यान से देख, ठीक है, ये जो भी वैल्यू है f, दैट इज जी एम एम नॉट, मैं मान लेता हूं x इनके बीच का डिस्टेंस था, x का स्क्वायर, यहां लिखता हूं यार, f इज जी एम एम नॉट, मान लेते हैं सर ये डिस्टेंस x होगा, अभी x मान लिया, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, सिमिट्री से पता भी लग रहा है। मैंने कहा हाँ। क्या ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा बेटा? हाँ सर, सिर्फ ये नहीं, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। मैंने कहा कितना फोर्स होगा बेटा? सर इसमें भी जी एम एम नॉट बाय एक्स का स्क्वायर, इधर भी एफ है, इधर भी एफ, तीनों साइड से एफ एफ एफ। मैंने कहा कितना एंगल है बेटा? कॉमन सेंस देखो, टोटल होता है 360, टोटल होता है 360, बटे 3 करोगे 120, नहीं तो ज्योमेट्री लगा लो, टोटल एंगल 60, यहां 30 है सर, यहां 30 है सर, एक ट्राइंगल में टोटल होता है 180, तो 60 यहां हो गया, 120 यहां पर भी होगा, ठीक है, 120 यहां पर भी होगा, 120 यहां पर भी होगा। हमें रिजल्टेंट निकालना था, आंसर सर 3f, बेटा स्केलर थोड़ना है, वेक्टर है। तो सर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगा लूं, लगा ले, लेकिन एक बारी में दो ही वेक्टर जोड़ पाएगा। अब देख मेरा दिमाग कैसे काम चल रहा है, मैंने कोई भी दो वेक्टर पढ़, जब वेक्टर की वैल्यू बराबर होती है, वो सवाल भी ऐसा ही देंगे जिसमें ये सारी चीजें करी जा सके, कम से कम समय में किया जा सके। तुम कहोगे सर यहां कुछ और हो, यहां कुछ और हो, तो भाई वो तेरे को कैलकुलेटर थोड़ा ना बनाना चाहते हैं, तेरा तो लॉजिक चेक करना चाहते हैं कि क्या तू वेक्टर को समझ पा रहा है। ये एफ, ये एफ, ये एफ, जब दो फोर्सेस बराबर हों 120 डिग्री पर, इन दोनों को हटा करके बिल्कुल बीच में एफ बना दूंगा, इन दोनों को हटाओ एफ बना दो। सर ये फोर्स और ये फोर्स बिल्कुल अपोजिट होंगे और बराबर है 180 डिग्री पर, सर रिजल्टेंट इज 0, इस एम नॉट मास पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, नेट फोर्स इज 0, खत्म। ये पूरा सवाल डायग्राम में निपटा दिया हमने, कोई हम लोगों ने अलग से जरूरत नहीं थी। ये आपका सवाल है जेई में, एम एम नॉट एम, नेट फोर्स ऑन एम नॉट कितना है, जरा देखिए कैसे निकालते हैं। सर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, हाँ ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, मैंने कहा राइट। सर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैंने कहा हाँ, तो सर इन दोनों के बीच का फोर्स आएगा जी एम नॉट एम बाय एल का स्क्वायर, मैंने कहा वो चीज तो यहां पर भी आएगी, क्योंकि जी एम नॉट एम बाय एल का स्क्वायर, तो यहां पर भी एफ मान लू, ये कितना एंगल 60। अब तू लगाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, इतना करने के हमारे पास समय नहीं होगा एग्जाम में। सर जब दो फोर्सेस बराबर हो 60 डिग्री पर हो, रिजल्टेंट सर f√3 होगा, f की वैल्यू ये थी, आप लिख दीजिए जी एम एम नॉट √3 बाय एल का स्क्वायर, सर दैट इज योर आंसर, 30 डिग्री पर होगा। क्या आपको ये बात समझ आई सारे बच्चे? क्या आपको ये बात समझ आई? यस और नो? यस और नो? अभी बेटा वेक्टर खत्म होने दे, तब देखना तेरे को ऐसा लगेगा कि सर 12 लेन्स में चल रहे थे, अचानक से सिंगल लेन में आ गए, ये सब चीजें जुड़ जाएंगी अचानक से, ठीक है? क्लियर? आइए इनका रिजल्टेंट, सारे बच्चे मैं आपकी चैट बंद कर रहा हूं, मैं डाउट्स देखूंगा, सारे बच्चे इनका रिजल्टेंट बताना। यहां पर है एफ, यहां पर है एफ, ये वाला इनके बिल्कुल बीच में है 120 डिग्री, और ये है आपका 60 डिग्री, यहां पर एफ। रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बता दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना होगा? इन तीनों वेक्टर्स को जोड़ने के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना होगा? दोनों मेथड से कर लेना, आई कैप जे कैप वाले से भी और ट्रिक से अगर लग सके। सर मैं अप्रोच नहीं लगा पा रहा, बेटा साइंटिस्ट नहीं हूं, सीखो पहले, ठीक है? एफ कहां से आ रहा है बेटा, तुम्हें कहां से बताएं, 9वीं क्लास में भी फेल ही थे तुम। बेटा इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन का फोर्स 9वीं क्लास में सिखाया गया था, बस वेक्टर से जोड़ दिया, जी m1 m2 बाय आर का स्क्वायर, बेटा है ना?
ये मास ये मास, तो इनके बीच का फोर्स क्या लिखोगे? 9वीं क्लास में क्या सिखाया था सर? जी एम नॉट एम बाय इनके बीच का सर डिस्टेंस, मैंने कहा एक्स है। लो सर, इनके बीच का जो फोर्स था, इनके बीच का भी वही फोर्स होगा, इनके बीच के भी वही फोर्स होगा, क्योंकि मासेस सेम है, डिस्टेंस सेम है। हाँ, अब तीन फोर्सेस, एक ऊपर एक इधर एक इधर, मैंने कहा जब दो फोर्सेस बराबर होते हैं 120 पर होते हैं, रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में बराबर टिप्स पर होनी चाहिए ये चीजें। सर ये फोर्स और ये फोर्स वैल्यू वाइज बराबर, एक दूसरे का अपोजिट, रिजल्टेंट इज 0। सर ये एफ कहां से आ रहा है बेटा? 9वीं क्लास से आ रहा है, जो तुमने रट के निकाल दी थी। दो पार्टिकल जब हमारे पास मासेस हैं और डिस्टेंस है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, ग्रेविटेशन का फोर्स होता था Gm1m2/r का स्क्वायर। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां मुझे पता है कि यहां पर इस बैच में कुछ अच्छे बच्चे हैं, अदरवाइज मेरे को ये जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ ये करा करके, ऐसे सवाल करा करके वेक्टर्स में तेरे को अच्छा फील करा सकता था, लेकिन मेरे को पता है आज जो चीज दर्दनाक होगी कि ग्रेविटेशन में थैंक यू बोलेगा तू। ठीक है, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, Gm0m/l का स्क्वायर, Gm0m/l का स्क्वायर। सर टोटल हो गया 2f। लपड़ खाएगा, स्केलर है या वेक्टर है? जब दो फोर्सेस बराबर हो और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो सर, रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में f√3 होता है। f की वैल्यू यहां से उठा करके डाल दी, खत्म करा। चलिए सारे बच्चे, कितना आंसर आ रहा है? 2f आ रहा चाहिए अगर। वेरी गुड, वेरी गुड। सर हम लोग इसको उसमें कर ले क्या कहते हैं, आई कैप जे कैप में? मैंने पहले वो भी बता दो सर। मैंने कहा हाँ, 1 2 एंड 3। जरा फर्स्ट वेक्टर को जरा देखना, एफ आई कैप है। सेकंड वेक्टर को कैसे करेंगे? ये 60 डिग्री पर है सेकंड वेक्टर, ये एफ था 60 डिग्री पर, तो सर यहां पर हमारे पास आएगा एफ कॉस 60। मैंने कहा हाँ जी बेटा, और यहां पर आएगा सर एफ साइन 60। दोनों मेथड्स पर कलम चलाइए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। सर cos 60 इज 1/2, तो f/2 आई कैप, हाँ जी सर। और y में सर f√3/2 जे कैप। मैंने कहा हाँ जी बेटा। सर थर्ड वेक्टर की बात कैसे करें? मैंने कहा 120 यहां है, तो क्या मैं इसको 60 डिग्री बोल सकता हूं? यस। तो ये वाला वेक्टर है जो 60 डिग्री पर था, तो अगर रिजॉल्व करते तो सर यहां आएगा f cos 60 और यहां पर हमारे पास आएगा सर f sin 60। रेजोल्यूशन में बेटा बहुत सारे सवाल कराए थे सर, x में नेगेटिव आना पड़ेगा। मैंने कहा कितना बेटा? सर -f/2 आई कैप। मैंने कहा बहुत सही। और y में कितना? सर f√3/2 जे कैप। मैंने कहा ठीक है। अगर आपको बहुत सारे, मेरे वर्ड को सुनना, अगर आपको बहुत सारे वेक्टर्स एक साथ जोड़ने पड़ रहे हैं तो डू वन थिंग, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रिजॉल्व करिए और जोड़ दीजिए। क्या आएगा भाई? आई कैप में क्या क्या आ रहा है सर? एफ, ये रहा, -f/2 -f/2। मैंने कहा ठीक है। जे कैप में क्या आ रहा है बेटा? सर दोनों बराबर है, f√3/2 f√3/2, है ना? तो सर कुछ गड़बड़ हुई है क्या हमसे? क्योंकि हाँ, cos 60 यहां पर आई कैप में तो आना चाहिए, आई कैप में 0 क्यों आ रहा है? जे कैप में रिजल्टेंट नहीं जाएगा, कहीं गड़बड़ हुई है। एफ कॉस, एफ आई कैप हो गया, cos 60 1/2 sin 60 √3/2। हाँ, थर्ड में हाँ cos 60 एंड sin 60। अच्छा एक ये प्लस भी है, हाँ, यहां पर ये प्लस है। वही मैं कहूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्स में ना बचे। अगर एक्स में नहीं बचता तो वाई में कैसे आंसर आ सकता है, राइट? तो ये और ये चले गए, एफ आई कैप आ गया और इनका ट्वाइस कर देंगे, f√3 जे कैप आ गया। सर हमें तो वैल्यू चाहिए थी। मैंने कहा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर? एक्स का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 3 कर दूं। हाँ, तो सर 2f आ रहा है। मैंने कहा एक मेथड ये हो गया, जरा दूसरा मेथड देख, जरा दूसरा मेथड देख। ये वाला मेथड एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि आप अपनी स्पीड कैसे बना रहे हैं। मेरे दिमाग में आया कि दो वेक्टर्स जब बराबर हो और 120 डिग्री पर हो तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में मिलेगा। सर आप इन दोनों को क्यों नहीं जोड़ रहे? अगर तू जोड़ना चाहता है जोड़ ले, वो भी करके दिखाता हूं। जहां से तेरे को ना मैथमेटिक्स समझने के लिए ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसमें कैसा रूट जाएगा। मैंने कहा यार अगर मैं इन दोनों को पहले जोड़ूंगा ना तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा। जब दो वेक्टर्स बराबर होते हैं, 120 डिग्री पर होते हैं, रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में एफ होता है। ये आ गया
सर एफ और एफ तो रिजल्टेंट हमारा 2f देगा, खत्म, ये हो गया आंसर। यस। अब कोई बच्चा बोले कि सर एक बात बताओ, मैं अगर इन दोनों को पहले जोड़ना चाहूं, ये रहा एफ, ये रहा एफ, ये था 60 डिग्री और ये रहा एफ। मैंने कहा हां जी बेटा। सर यहां पर भी तो ट्रिक लगा सकता हूं। मैंने कहा लगा सकते हो, मैथमेटिक्स थोड़ी सी अंतर हो जाएगी। ये दोनों को अगर जोड़ोगे सर, इनके बीच में आएगा f√3। ध्यान से सुन ले बेटा, अगर तेरे को लग रहा है कि भाई मैं उनको जोड़ूंगा तो आंसर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स अलग हो जाएगी, फिर मैथमेटिक्स में दम रखना पड़ेगा। याद कर, कोई बच्चा बोले सर आपने इन दोनों को क्यों जोड़ा, क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा था गुलेल अगर दोनों साइड से बराबर फोर्स लगाएगी तो बीच में ही जाएगा, ये बीच में ही था, इन दोनों को जोड़ूंगा बीच में ही आ जाएगा, जोड़ दूंगा हो जाएगा। सर मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा जब दो वेक्टर्स बराबर हो और 60 डिग्री पर हो, रिजल्टेंट f√3 आएगा बिल्कुल बीच में, मतलब यहां से 30 डिग्री, ये कितना था 60 डिग्री। फिर अब तू एक और सोच कि एक वेक्टर था तेरा f√3, एक वेक्टर है तेरा f, ये 60 और 30 90 डिग्री। अब ट्रिक नहीं लगेगी, अब तेरे को ये देखना है सर जब भी दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर होते हैं, जो भी रिजल्टेंट, मैं डायग्राम रफ बना रहा हूं, रिजल्टेंट इज अंडर रूट में a² + b², याद आ रहा है। 0 डिग्री पर मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, 180 पर मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b, जब वैल्यूज अलग अलग होती थी, और 90 डिग्री पर ये। तो अगर तू यहां से निकालना चाहेगा तो अंडर रूट में f का स्क्वायर प्लस f√3 का स्क्वायर करके देख ले बेटा, यहां से भी 2f ही आएगा। क्या आपको ये बात समझ आई? क्या आपको ये बात समझ आई? सारे बच्चे दिल बनाइए, यस और नो। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि सर आप बार बार इनको क्यों जोड़ रहे हो, क्योंकि मेरे पास एक और चीज दिमाग में चल रही है, क्योंकि अगर वेक्टर्स ऐसे हैं तो बिल्कुल बीच में ही रिजल्टेंट बनना चाहिए, है ना। तो और उसके बीच में ही ये था, तो इन दोनों को जोड़ूंगा, दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, फिर डायरेक्टली जोड़ दूंगा। लेकिन अगर तेरे को है कि सर इन दोनों को जोड़ो, तो मैंने कहा 30 डिग्री पर यहां पर f√3 आएगा, तो ये यहां से 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, अब 90 डिग्री पर हो गए। हाँ मेरे पास फॉर्मूला था अंडर रूट में a² + b², तो मैं वो लगा लूंगा। तो अगर आप वो करना चाहो तो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यस। अब मैं आपको दिखा रहा हूं ग्रेविटेशन का सवाल। दूसरे टीचर देखेंगे, कहेंगे ये क्यों पढ़ा रहा है इस समय, लेकिन मैं चाहता हूं कि बाद में आपको आराम रहे। कोई खतरनाक बात है नहीं, ठीक है, सिखाई जा सकती है। ये m0 है, एक सर्कल जिसका रेडियस है r। ध्यान से देखना, मैं ये वाले सवाल मैं कर रहा हूं, बस तुम देखना एप्लीकेशन क्या है। कुछ बच्चे सोचते हैं ये सिखाए क्यों जा रहे हैं, ये इसका क्या पर्पस है, ये क्या है, कुछ भी कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये एप्लीकेशन साइड बाय साइड दिखा रहा हूं कि हर चीज इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना। यहां पर एक m मास, 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 और ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ये सवाल है फाइंड नेट फोर्स ऑन m0। ठीक है, अब देखो जरा कैसे करते हैं। सर इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये इस पर भी होगा, लेकिन इस पर नहीं बना, हमें नेट इस पर बताना है। मैंने कहा हाँ बेटा होगा। वैल्यू कितनी होगी सर? मैंने कहा g m1 m2 और इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होगा f। तो सर यहां पर भी वही होगा f, क्योंकि मास सेम है, डिस्टेंस सेम है। हाँ सर यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी वही होगा। अब इतने सारों को कैसे जोड़ूं सर? इतने सारे फोर्सेस को मैं कैसे जोड़ूं? यहां F है, यहां F है, यहां F है, यहां F है, यहां F है। मैंने कहा हाँ यार बहुत सारे हो गए ये तो। अब तू आई कैप जे कैप में ले करके जाएगा क्या, तेरे को नहीं पता कि बहुत लेंदी हो जाएगा। अब मेरा दिमाग ऐसे चलेगा, जब दो वेक्टर्स बराबर हो और अपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट 0, इनको तो हटा दो, खत्म करो। ये 60 है तो ये 120 हुआ। हाँ, जब दो वेक्टर्स बराबर हो और उनके बीच का एंगल 120 हो तो रिजल्टेंट सेम होता है बिल्कुल बीच में, तो सर इसी डायरेक्शन में एक f आएगा। और जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, इसका भी इस 60 डिग्री पर, ये भी 60 डिग्री पर, जब दो वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में, रिजल्टेंट इज ट्वाइस। आंसर आपका होगा 2gm m0 बाय r का स्क्वायर। खत्म। क्लियर?
सर 10√2 होना चाहिए ना बेटा, एक बच्ची कह रही है 90 डिग्री पर तो सर √2 होता है। बेटा ट्रिक पूरी याद रखो, जब बराबर हो, क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर ये f होता, ये f होता तो 10√2 होता। जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो और 90 डिग्री हो तो √2 टाइम्स, अगर बराबर ना हो तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यस सारे बच्चे, अब इसको आई कैप जे कैप में करने की जरूरत नहीं है। सारे बच्चे एफ 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 एफ, मैं आपको दे रहा हूं सभी की वैल्यूज एफ है और ये सब 30 डिग्री पर है। ऑल एंगल्स 30 डिग्री। बताइए रिजल्टेंट कितना है? चलिए भाई, हाँ चलिए, ये सारे के सारे एंगल कितने हैं? 30 डिग्री पर। ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये सारे के सारे एंगल हैं 30 डिग्री वाले। रिजल्टेंट कर लो। दिस इज कॉल्ड क्लॉक प्रॉब्लम इन ग्रेविटेशन। अभी दिखाता हूं कैसा आता है ये सवाल ग्रेविटेशन में। फिर एक बात बताओ, सभी बराबर है, सभी 30 डिग्री पर है। मैंने कहा हाँ, इन दोनों को तो हटा ही सकता हूं ना। जब दो फोर्सेस बराबर हो, जब दो फोर्सेस बराबर हो, हाँ कईयों को 0 आ रहा है क्योंकि वो बिना कलम चलाए, मैं लिटरली बता रहा हूं, कलम चलाओगे आंसर आएगा। कलम चलानी पड़ेगी भाई। दो वेक्टर्स का 0 कब आ सकता है? जब अपोजिट डायरेक्शन हो। यहां पर तू दिमाग लगा भाई कि तू इधर खड़ा है, रबर बैंड बांधी, 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 एक रबर बैंड इधर। अगर मैं रिलीज करूंगा तू रुका रहेगा? गुलेल टाइप का भाई जाएगा तो इधर ही और बिल्कुल बीच में जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की जो कहानी है वही नीचे की कहानी है। जिन्होंने 0 बोला, 0 तुम्हारा कॉमन सेंस था। एक बॉडी यहां पर है, उसको दो बंदे इधर खींच रहे हैं, समझ? मेरे को दो बंदे इधर खींच रहे हैं, दो बंदे इधर खींच रहे हैं, दो बंदे इधर खींच रहे हैं, एक बंदा इधर खींच रहा है, मैं रुका रहूंगा? अगर इधर से भी लोग खींच रहे होते सेम, तब मेरा पे नेट फो 0 होता। सिमेट्रिकल केस में 0 होता। कॉमन सेंस लगा? 0 तो आंसर कतई नहीं है। सर ये दोनों जो फोर्सेज हैं, जब दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, रिजल्टेंट 0, इन दोनों को हटा दूं? मैंने कहा हटा दो। सर अब कैसे करें? मैंने कहा देख, अब कोई बच्चा इसमें क्या होता है, लालच आता है, इन दोनों को जोड़ूं, इन दोनों को जोड़ूं। पहला कॉमन सेंस डालिए, नहीं तो अगर आपके पास कॉमन सेंस नहीं है, आई कैप जे कैप में लिखे आंसर आ जाएगा। इन दोनों को अगर मैं हटा दूं, ये सारे के सारे ऐसे हैं, तो रिजल्टेंट तो बिल्कुल बीच में ही आना चाहिए, क्योंकि ये इधर है। इन दोनों का अगर मैं देखूं बिल्कुल बीच में आएगा, इन दोनों का बिल्कुल बीच में आएगा, इधर ही आने वाला है। एक एफ तो मैंने यहां छोड़ दिया। इसको कलर कोडिंग देखना, मेरे दिमाग में आया इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। जब दो फोर्सेस बराबर हो और 60 डिग्री पर हो, रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में कितना रहेगा? सर f√3 और आएगा। मैंने कहा ठीक है। ये वाला एंगल कितना? 60। ये वाला एंगल कितना? 60। इन दोनों का काम हो गया बेटा। अब ये मत करना कि सर इसको इसके साथ जोड़ दो। इन दोनों का रिजल्टेंट ले लिया, इसको अलग से ले लिया। अब मैंने कहा ये वाला एंगल कितना है बेटा? सर 60 ऊपर 60 नीचे 120। जब दो फोर्सेस बराबर हो, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो, 120 एंगल हो, तो रिजल्टेंट कितना होता था? सर सेम एफ। कहां पर? बिल्कुल बीच में। तो इन दोनों को मैं अब यहां से हटाऊंगा, ये दोनों तो हट ही गए, इन दोनों का रिजल्टेंट सर एफ ही रहेगा यहां। जरा देख, इसको ऐसे ही रहने दिया, इन दोनों को जोड़ा f√3, इन दोनों को जोड़ा f। जब सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो, दिमाग लगा, एक डब्बा था, मैं लगा रहा हूं 10 न्यूटन, तू लगा रहा है 20 न्यूटन, एक बंदा लगा रहा है 40 न्यूटन। मैंने कहा टोटल, तो सर जब सेम डायरेक्शन में तो वैल्यू जोड़ दो। तो वैल्यू अगर मैं जोड़ूं तो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा f प्लस f√3। अगर आप देखें f कॉमन लेंगे 2 + √3 हमारा आंसर होगा। ये है आंसर। यस सर क्या है ये? आओ, अब ये आपका
क्लॉक प्रॉब्लम, जैसे घड़ी में होते हैं इस साइड भी हम लोग मासेस रख सकते हैं, लेकिन वो ग्रेविटेशन में सीखेंगे, अभी फंडामेंटल तो सिखाई ही दें, क्योंकि आपको ये भी तो समझ आए ना कि हाँ यार ये यूज होने वाली चीज है, इसको हल्के में नहीं लेंगे। ये एम, 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 एम masses आर प्लेस्ड एट द पोजीशंस ऑफ नंबर्स इन अ क्लॉक। जैसे घड़ी में 1 2 3 4 5 6 होता है, यहां 12 वाली प्लेस पर एक एम मास है, 1 वाले पर है, इधर है, इधर है, इधर इधर, वो 30 डिग्री पर होते हैं। याद कर, 1 और 3 के बीच में 90 डिग्री, तो 1 और 2, ये 12 और 3 के बीच में 90 डिग्री, 1 और 2 30 30, राइट। अब जरा देखना, इन्होंने कहा सवाल सुनना, नेट फोर्स ऑन एम नॉट, फाइंड नेट फोर्स ऑन एम नॉट। बताइए नेट फोर्स कितना होगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ बच्चे कहते हैं 1 2, सर इन दोनों के बीच में एक फोर्स होएगा। मैंने कहा हाँ, कितना वैल्यू होगा सर। मैंने कहा वो मैं बता देता हूं, जी इन दोनों का प्रोडक्ट 9वीं क्लास में सीखा है, और आर रेडियस मान लेते हैं। रेडियस कितना है, आर, तो क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर होगा। हाँ सर ये होगा। मैंने कहा यार इसमें भी मेरे को वही दिख रहा है, एफ, इसमें भी 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 एफ, क्यों सर। मैंने कहा जरा देख, हर जगह मासेस, इधर एम नॉट एम थे, इधर भी एम नॉट एम, 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 हर जगह डिस्टेंस, हर जगह वही आर 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 आर। सर ये एफ, 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 आई कैप जे कैप में करेगा एक ही सवाल करके आएगा। फिर मैंने कहा जब दो फोर्सेस बराबर हों और अपोजिट डायरेक्शन में, इनका तो हट गया, इसको ऐसे ही रहने दे देता हूं एफ, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। जब दो फोर्सेस बराबर हों और उनके बीच का 60 डिग्री बीच का एंगल, तो रिजल्टेंट f√3 आ गया। हां जी सर, जब दो फोर्सेस बराबर हो और 120 डिग्री हो, तो इन दोनों को हटा करके एफ और कर लो। मैंने कहा ठीक है, तो आंसर हमारे पास वही एफ प्लस f√3। सर एफ को कॉमन ले ले, 2 + √3, बस एफ की वैल्यू इस बार ग्रेविटेशन वाला डिसाइड कर देगा, जी एम एम नॉट बाय आर का स्क्वायर इंटू 2 + √3, दैट इज आवर आंसर। खत्म हो गया। यह हो गया आपका ग्रेविटेशन का क्लॉक प्रॉब्लम। ये हो गया आपका ग्रेविटेशन का क्लॉक प्रॉब्लम। तो जो चीज आपको सिखाई जा रही है बहुत अच्छे से हमें एप्लीकेबल होएगी, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। यस सारे बच्चे, ये आप लोग कल की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ट्राई करके आना। ट्राई करके आना, ठीक है, क्लियर। अब अगर आप लोगों ने स्कूल से पढ़ा है तो वो ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ के वो बता देते हैं, पॉलीगन लॉ के स्टेटमेंट लिख करके आगे निकल जाते हैं। क्वेश्चन के बारे में कोई फोक हो सकता है कराते भी हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं कराते हैं, कराते भी होंगे, लेकिन बच्चे को ये बताते नहीं है कि ये पॉलीगन लॉ था। पॉलीगन लॉ देखा जाए, तुम्हें लग रहा होगा कि सर पॉलीगन लॉ सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब पॉलीगन लॉ थे, सब पॉलीगन लॉ है, क्योंकि एक बारी में दो वेक्टर्स को, जो मैं ट्राइंगल लॉ नहीं लगा रहा हूं, समझो, जब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो पैरेललोग्राम लॉ लगाया है ना, फिर इन दोनों को जब जब इसका रिजल्टेंट आया तब लगाया। तो एट अ टाइम जब दो वेक्टर्स की बात होती है तो ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ की बात हो रही है। एक ही बारी में सारे वेक्टर्स या बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ना है तो पॉलीगन लॉ। तो आपके स्कूल में कई बार स्टेटमेंट पूछा जाता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कब यूज करना है, व्हेन वी हैव टू ऐड मल्टीपल वेक्टर्स। मैं चैट बंद रखूंगा क्योंकि मेरे को पता है बच्चे कहेंगे जाना है, और मेन खेल यही आएगा, 2-3 लेन मिल करके एक लेन बनने वाली है। व्हेन वी हैव टू ऐड मल्टीपल वेक्टर्स एट अ टाइम, एक ही बारी में मल्टीपल वेक्टर्स को जोड़ने की बात हो तो समझ जाना पॉलीगन लॉ है। पहले स्टेटमेंट बता देता हूं जो आपको स्कूल में लिखना है, ठीक है। व्हेन
when multiple vectors are kept along adjacent sides of a polygon in an order, then resultant of all these vectors अगर बहुत सारे वेक्टर्स हैं तो आप पॉलीगन, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, दीज आर ऑल पॉलीगन्स, राइट। अगर आपको बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ना है तो आप उनको एडजेसेंट साइड्स ऑफ पॉलीगन में लगाएंगे इन एन ऑर्डर मतलब हेड और टेल मैच करना चाहिए, ठीक है। देन रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस वेक्टर इज शोन बाय अ सिंगल वेक्टर from initial to final, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। दिस इज द स्टेटमेंट जो आपको स्कूल में लिखना है। डायग्राम भी बना देना, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है। मान लो बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ना है, दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर सी है, चौथा वेक्टर डी है। मेरे को एक बारी में बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ना है, तो नजर किस पे रखनी है कि हम लोग हेड टेल इनको ऐसे जोड़ दें, मतलब हेड और टेल ऑर्डर में लगाएं। इन सभी का जो भी रिजल्टेंट है वो यहां से लेकर के यहां तक ये वाला वेक्टर होगा। रिजल्टेंट वेक्टर जो इन सब का है दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। दिस इज योर पॉलीगन लॉ। एक बारी में बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ना है तो आप क्या करिए, सभी को हेड और टेल के साथ ऑर्डर में लगाते हुए जाइए, ठीक है। फिर इन सभी का जो रिजल्टेंट होता है दैट इज गिवन बाय सिंगल वेक्टर फ्रॉम हेयर टू हेयर, इनिशियल से फाइनल। सर इसको निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला क्या है? कोई फॉर्मूला नहीं है, क्या बात कर रहे हो? तो सर ये कैसा लॉ है, ये कैसा लॉ है? जब कोई फॉर्मूला ही नहीं है तो मैं जोड़ूंगा कैसे, है ना। ये बच्चों को डाउट आता है और किताबों में ये चीज मेंशन नहीं होती है, क्योंकि किताबों ने छोड़ दिया कि यार बच्चा सोचेगा ना भाई 3 के लिए अलग फॉर्मूला बनेगा, 4 के लिए अलग बनेगा, 5 वेक्टर हो, 6 वेक्टर हो, उनके बीच में क्या क्या एंगल हो, तो कोई जनरलाइज फॉर्मूला नहीं बना सकते। 2 वेक्टर्स, उनके बीच का एक फिक्स एंगल, तो रिजल्टेंट बन जाएगा। 3 वेक्टर्स हो तो एंगल कुछ भी हो सकते हैं, वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, तो रायता फैलेगा। तो उन्होंने कोई फॉर्मूला नहीं दिया, इसलिए मैंने आपको बोला था पॉलीगन लॉ में फॉर्मूला नहीं, पॉलीगन लॉ में अप्रोच होती है जिसके ऊपर बच्चा ध्यान नहीं देता है। कोई फॉर्मूला नहीं है तो कैसे करना है, अगर बहुत सारे वेक्टर्स एक साथ जोड़ने हो तो कैसे करना है, जैसे अभी तक करा रहा था। एक बारी में 3 वेक्टर्स जोड़े ना बेटा, एक बारी में 3, यहां पर एक बारी में 3 वेक्टर्स जोड़ दिए ना, एक बारी में एक ही सवाल में इतने सारे वेक्टर्स जोड़ दिए ना। हाँ जी सर। तो पॉलीगन लॉ में क्या है, मेक ऑल द वेक्टर्स कोइनिशियल, मेक ऑल वेक्टर्स कोइनिशियल, सारे वेक्टर्स को कोइनिशियल बनाएंगे। कोइनिशियल मतलब पता है, इनिशियल पॉइंट सेम। फिर रिजॉल्व देम इन आई कैप जे कैप, उनको रिजॉल्व करेंगे। देन फाइंड रिजल्टेंट जैसे आप रिजल्टेंट निकालते थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, आई कैप जे कैप में लिख लिया तो डायरेक्टली जोड़ना आसान होता है। यस, दिस इज द मेथड ऑफ पॉलीगन लॉ बेटा, दिस इज द मेथड ऑफ पॉलीगन लॉ। हम लोग पॉलीगन लॉ के लिए ये करते हैं। आप पहले एक बार लिख लीजिए, फिर मैं सवालों से दिखाता हूं, यस। सर ये अभी भी ना समझ नहीं आ रहा है, वो मैं वही कह रहा हूं, अभी सवालों से दिखाता हूं। यस,
वेरी गुड। कितने बच्चों ने ऐसा कुछ देखा हुआ है, जरा मेरे को बताएं। कहीं पढ़ाया था कुछ ऐसा? हल्की सी झलक चाहिए मुझे बस। अब 3-4 लेन मिल करके सिंगल लेन में जाएगा। कहां देखा था बेटा ऐसा? हम लोगों ने कहीं पढ़ा था? कहा? मुझे टॉपिक बताइए, तभी मैं जान पाऊंगा कि हाँ सही में आपको याद आ रहा है कुछ कुछ, और थोड़ा सा ही चाहिए बस। कहा? जो रिवाइज करते हैं वही बता पाएंगे मुझे। एक क्वेश्चन किया था सर हम लोगों ने। 1D के, वेरी गुड। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, वेरी गुड, एनसीईआरटी का सवाल, वेरी गुड, लव यू बेटा। अब देखो क्या होता है ना, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है। देखो जितने बच्चे जुड़ गए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप प्लीज बीच में ब्रेक मत ले। मैं इसलिए स्टार्टिंग बोलता लाइव रहो। आपको नहीं पता होगा कि मैं कब कौन सा बीज बो करके जाऊंगा। वो क्वेश्चन करा करके कई बच्चे दुखी भी हुए। अरे सर इतना सारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, कभी आप ये बता रहे हो कभी ये बता रहे हो, मेरे को बड़ा दिक्कत हो रहा है। उस दिन दिक्कत थी, आज देख, क्योंकि फर्स्ट फ्रंट तूने करा था। ये सवाल हम लोगों ने मोशन इन 1D का है। कॉपी खोलेंगे और देखना जरा पहले। मोशन इन 1D में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात थी। एक व्यक्ति 500 मीटर चलता है, फिर 60 डिग्री का टर्न ले देता है, फिर 500 चलता है, फिर 60 डिग्री का टर्न लेता है, फिर 500 चलता है, एंड सो ऑन, ऐसे करके चलता है। अब उसी सवाल में डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। डिस्प्लेसमेंट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बस तुम्हें देखना है, अगली क्लास में यहीं से ही स्टार्ट करूंगा। यहां से स्टार्ट हुआ, ए बी सी डी ई एफ एंड वापस 6 टर्न्स लिए थे। हम लोगों को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो डिस्टेंस की तो कोई बात ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। ए से बी का डिस्प्लेसमेंट का, हम लोग डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। डायरेक्शन तो आराम से लिख लेंगे। ए से बी में तो सर डिस्प्लेसमेंट 500 है। मैंने कहा ठीक है। ए से बी जाना, बी से सी जाना, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें सर? सर आपने ना वहां पर कुछ मैथमेटिक्स करी थी, ट्रिग्नोमेट्री, ये वो फलाना ठिकाना। जब ये तुम्हें दिख रहा है पॉलीगन लॉ टाइप, सब चीजें जुड़ रही है। पॉलीगन लॉ, ये वेक्टर और ये वेक्टर को जोड़ रहे हैं। ए से बी और बी से सी। मेरे दिमाग में आया कि यार मेरे को इसको और इसको जोड़ना है। कितना एंगल था? 60 डिग्री। पॉलीगन लॉ टाइप का ही दिख रहा है ना। तो पॉलीगन लॉ जनरलाइज है, उसी में ट्राइंगल, उसी में पैरेलल सब है। इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा सर। कैसे सॉल्व करते थे बेटा पॉलीगन लॉ को? सर पॉलीगन लॉ में मेक ऑल दी वेक्टर कोइनिशियल। ये तो कोइनिशियल है ही नहीं, ये तो हेड एंड टेल मैच हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ। कैसे बनाए सर? किसी भी वेक्टर को पैरेलली कहीं पर भी ले जा सकता हूं। तो ये जो 50 था, जरा देखना, ये जो आपका वेक्टर है 500 वाला इधर था, मैंने इसको उठाया और इधर ले आया। कुछ गड़बड़ नहीं सर। ये जो वेक्टर था 500 वाला, मैंने इसको उठाया और इधर ले आया, कोई इनिशियल बना दिया। यस सर। कितना एंगल है बेटा? 60 डिग्री। कितनी वैल्यू थी बेटा? अब आई कैप जे कैप में करके भी निकाल सकते हैं। जब दो वेक्टर्स बराबर हो, 60 डिग्री पर हो, रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में √3 टाइम्स होगा। ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एज पर पॉलीगन लॉ। दो वेक्टर्स को तो सही, तो ट्राइंगल लॉ हुआ। हाँ, ट्राइंगल इज ऑल्सो पॉलीगन। स्टेटमेंट देखते चलना, जब भी वेक्टर्स को, when we have to add multiple vectors are kept along the adjacent sides of a polygon in an order, then resultant of these vector is shown by a single vector from initial to final. बेटा ट्राइंगल इज ऑल्सो पॉलीगन। अगर दो को जोड़ना है तो ये आपका रिजल्टेंट होता, दिस इज a + b वेक्टर। सर ए और ई, अगर मैं यहां से यहां बनाऊंगा तो a + b + c मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ। अब देख, अगर मुझे a से b
बी से सी और डी तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो सर ये होगा। ये कैसे निकालेंगे सर? मैंने कहा देखते हैं कैसे बनाएंगे। इधर बनाता हूं, किसी भी वेक्टर को पैरेलली कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अब तुम ये सोचो, मैं इसको इस साइड करता हूं, पहले इसका डायग्राम तुम्हें पता लग जाए कि हाँ यार बात तो पॉलीगन की हो रही है। सर 500 60 डिग्री पर थे, 500 और 500 सर इनको जोड़ना है, और ये बार बार 60 डिग्री का टर्न ले रहा था। सर ये 60 डिग्री है, ये यहां से इससे 60 डिग्री बना था, बार बार 60 डिग्री घूम रहा था। मैंने कहा पॉलीगन लॉ, मुझे तो यही बताने के लिए बोल रहे हो तुम, यही तो निकालने के लिए बोल रहे हो ना? हाँ जी सर, यही निकालने के लिए बोल रहे हैं, यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैंने कहा ये तो पॉलीगन लॉ है, तो पॉलीगन लॉ को कैसे सॉल्व करते हैं? कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है पॉलीगन लॉ में। हाँ जी सर, सर आपने बोला था पॉलीगन लॉ अगर हमें कभी करना है, मेक दी वेक्टर कोइनिशियल। तो ये रहा सर वेक्टर, पहले इधर ले आया। मैंने कहा ठीक है सर, ये रहा वेक्टर, ये रहा वेक्टर, 500 की यूनिट होगी और 60 डिग्री पर मैं यहां ले आया। कितना एंगल है बेटा? सर 60 डिग्री। सर 60 डिग्री। मैंने कहा ठीक है, तीसरा वेक्टर भी लाना पड़ेगा। सर ये रहा हमारा वेक्टर, इसको उठा करके सर यहां कोइनिशियल बना लो। मैंने कहा ठीक है बेटा, ये वाला वेक्टर इससे 60 डिग्री बना रहा है ना? तीनों की वैल्यू कितनी थी सर? 500 500 और 500। यस, हर चीज ऑर्डर में चल रही है। एफ एफ एफ, एक 60 डिग्री, एक 120, कितना था आंसर? 2f। अब मेरे दिमाग में आया पॉलीगन लॉ है ये, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तरीका लग रहा है। मेरे दिमाग में आया जब दो वेक्टर्स बराबर हों और 120 डिग्री पर हो, रिजल्टेंट बीच में आएगा, तो यहीं पर एक 500 का और बना लूं। सर 500 और 500 1000 होगा इसका आंसर। चेक करते चलना अपनी कॉपी में, 1000 आंसर आया था। सर इसकी बात करनी थी। अब हमारे पास ए से बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा ये रहा, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये निकालना है। याद करो हम लोगों ने इसको और इसको जोड़ने की कोशिश करी थी। अब मैंने कहा यार ये तो पॉलीगन लॉ से भी निकाल सकता हूं, क्योंकि अगर मैं देखूं 500 500 500 500 यही था। अगर आपको कोई बोले इन वेक्टर्स को जोड़ दो, अब तू ट्राइंगल लॉ लगाएगा? तू ट्राइंगल लॉ लगाएगा? नहीं सर, पॉलीगन लॉ लगाऊंगा, क्योंकि यही तो बोला गया था, बहुत सारे वेक्टर्स को हेड और टेल से मैच करो। यहां पर सर हेड और टेल से मैच हो रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर इज शोन बाय अ सिंगल वेक्टर। ये है इन सभी का रिजल्टेंट या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर वैल्यू कैसे निकालूं? मैंने कहा जैसे बताई गई है, पॉलीगन लॉ के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, मेथड है। कैसे करते थे? सर मेक ऑल दी वेक्टर्स कोइनिशियल, इसको उठा करके इधर ले आऊं। हाँ जी सर, इसको उठा करके इधर ले आऊं, 60 डिग्री पर होगा। हाँ जी सर, इसको उठा करके मैं इधर ले आऊं। हाँ जी सर, 60 डिग्री पर होगा। इसको उठा करके मैं इधर ले आऊं, फिर से ये इससे 60 डिग्री पर होगा। यस और नो? 60 60, हर कोई 60 60 बना रहा था एक दूसरे से। क्या 180 आ रहा है? हाँ, लीनियर पेयर। यार देखना, जब दो वेक्टर्स, ये हर कोई वैल्यू कितनी है? 500 500 500 500। जब दो वेक्टर्स बेटा बराबर मैग्नीट्यूड के हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट 0। सर इन दोनों को हटाओ, जब दो वेक्टर्स बराबर हो और बीच में एंगल 60 डिग्री हो तो रिजल्टेंट कितना होता है? सर 500√3। इसका आंसर 500√3 आया था बेटा। कैसे सॉल्व करते हैं पॉलीगन लॉ? सर अगर मैं वापस यहां तक की बात करूं तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट 500, उतना करके दिखा देता हूं। सर ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, हम लोग ई तक आ जाए। हाँ, ई और एफ। सर इसका कैसे करना है? मैंने कहा पॉलीगन लॉ लगाऊंगा, 500 500 500 500 और 500, यही था।
यस, इनको कैसे जोड़ेंगे सर, इनको कैसे जोड़ेंगे सर? मैंने कहा हर वेक्टर एक दूसरे से 60 डिग्री बना रहा है, दिस इज योर पॉलीगन लॉ। उन्होंने कहा इनका रिजल्टेंट ये होगा, दिस इज द रिजल्टेंट। तो कैसे निकालेंगे सर? मैंने कहा पॉलीगन लॉ सॉल्व कैसे होता है बेटा? सर पॉलीगन लॉ में सारे वेक्टर्स को कोइनिशियल बनाना होता है। तो ये रहा वेक्टर, पहले इधर ले आए, फिर ये रहा वेक्टर, इसको इधर ले आया, ये रहा हमारे पास वेक्टर। हर कोई एक दूसरे से कितना एंगल बना रहा है बेटा? 60 डिग्री। सर ये रहा वेक्टर, सर ये रहा वेक्टर, हर कोई एक दूसरे से सर 60 डिग्री बना रहा है। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। ये 500, जरा देखना, ये 500, ये 500, ये 500, ये 500, ये 500। कैसे जोड़ते हैं मल्टीपल वेक्टर? सर 60 60 60 60 है ना? हाँ जी सर। मैंने कहा ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए, ये इसके लिए वर्टिकली अपोजिट, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यही तो आंसर है। तुम्हें भी पता है आखिरी में 500 आंसर आया था। और फिर लास्ट ये तो सिखाना जरूरी है सर, वापिस आ गए क्लोज्ड पॉलीगन। याद कर, कल की क्लास में एक और चीज सिखाई थी, क्लोज पॉलीगन, ट्राइंगल जब क्लोज हो गया था रिजल्टेंट इज 0, और जब ये वापस आ गया डिस्प्लेसमेंट इज 0। यस और नो? अब जिस दिन ये करा रहे थे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, बच्चे बड़े पैनिक थे, सर क्यों ऐसा करा रहे हो? तुम्हें अभी आगे का जर्नी नहीं पता ना भाई, मेरे को पता है कि मैं कब कौन सी चीज कराऊंगा, और सो दैट कठिन चीज 2-3 बार आ जाए जिससे आपको आराम हो जाए। जो बच्चे उस चीज पर डाउट करते हैं, मेरे को बहुत कई बार बुरा भी लगता है कि भाई तेरे को अभी कुछ नहीं पता, तेरे को तेरे दिमाग में बिना बोले बिना स्ट्रेस डाले मैं बहुत सारी चीजें डाल दूंगा जो तेरे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल थॉट प्रोसेस बना करके दे देंगी। मैं शोर हुल्ला नहीं करूंगा, मैं आराम आराम से कैसे कैसे रास्ता बना दूंगा तेरे दिमाग में। बट बात यह है कि तू मेरे साथ मेहनत कर ले एक बार बस। यस। तो यहां से इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा, ठीक है? एक बार आप लोग ट्राई करके आना ये क्वेश्चंस, ठीक है? जरा देखते हैं कितने बच्चे सोच पाते हैं। ये सारे सवाल हैं, ठीक है? ट्राई करके आएंगे। कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, आप लोग ट्राई करके आना। और फिर कुछ क्रक्स पॉइंट्स कल आऊंगा, समरी से स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चंस में चले जाएंगे, ठीक है? बेटा बस मैं आप सभी लोगों को यही बोलूंगा, बहुत सारे बच्चे इधर उधर करते हैं, ठीक है, ये बेटर वो बेटर। देखो अगर आपको करना है तो आप चले जाना, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं थॉट प्रोसेस इनिशिएट करूंगा तभी सिखाऊंगा, मैं सीधे फॉर्मूला करा करके सवाल नहीं कराता हूं। मेरे को चाहिए कि भाई फिजिक्स सीखी जाए। मैंने अपनी पूरी ग्रेजुएशन मास्टर्स फिजिक्स से करी है, तो मेरा सोचने का जैसे तरीका है वैसे ही मैं आपके अंदर डालूंगा। और मैं बिल्डिंग के ऊपर बात करूंगा कि आज कुछ सिखाया ना, तो जब मैं बोलूं ना इंपॉर्टेंट है, समझ जाना सर ये बाद में कहीं ना कहीं यूज करेंगे। और ये रिटेंशन बनाता है। जब अभी इसकी बात हुई तो आपको 1D का याद आएगा कि अच्छा हाँ ऐसे ऐसे करा था, तो ये रिकॉलिंग पावर आपकी डेवलप करेगा। यस, डायरेक्टली मेरे को थोपना नहीं है, मेरे को बस सिखाना है। अब देखना जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें 1D की कनेक्ट हो जाएंगे, आपको लगेगा भाई क्या मस्त कनेक्ट हो रहा है। स्टार्टिंग थोड़ी सी टफ लगती है, 10वीं से 11वीं में आने में। अब तो देखो इतनी सारी चीजें कहां सोची जाती है 10वीं में, कहां बताई जाती हैं। कई बच्चों ने वेक्टर्स 9th क्लास में पढ़ा था, लेकिन उन्होंने अधूरा पढ़ा, तो इसलिए यहां पर दिक्कत होती है। और वेक्टर्स बहुत एनर्जी खींचेगा, बिलीव मी। आपको हमेशा लगेगा कि यार वेक्टर्स ना कठिन है भाई, लोगों के करियर खा चुका है वेक्टर्स, क्योंकि पूरी फिजिक्स में वेक्टर ही रहेगा। और बच्चे अगर उसको ढंग से जोड़ना नहीं जानते तो कैसे सवाल लगाओगे? यस, आगे मोमेंटम आएगा, फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अब जोड़ना ही नहीं आता है। क्लियर?
यस, कनेक्टेड रहिएगा, मैं लिटरली बता रहा हूं, ये सारी चीजें ऐसे कनेक्ट होते हुए चलेंगी। अभी क्या है कि बहुत सारे मल्टीपल लेन्स है, कभी वेक्टर पढ़ा रहे हैं, कभी ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, ये फिर एक साथ जब कनेक्ट होएगा तब मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, लव यू ऑल। तो कल आपको, हाँ कल आपको पराक्रम असाइनमेंट, आज आपको पराक्रम असाइनमेंट 2 मिल जाएगा, मिलेगा, प्लीज ट्राई करना। देखो मेरे को पता है कई बच्चों का बैकलॉग है, जिनका बैकलॉग है प्लीज आप पहले बैकलॉग कवर करना। ये मत सोचना कि यार वो भी करना है, बैकलॉग और बना दिया सर ने और लेक्चर दे दिया, नहीं, ये लेक्चर्स आपके बैच में अवेलेबल रहेंगे, जब आपको देखना हो देख लीजिएगा। एडवांस का पेपर कल नहीं देना है, उसमें थॉट प्रोसेस धीरे धीरे डेवलप होता है। आप देखना कि क्लास में करी हुई चीजें, मैं कोई नई चीज नहीं बताऊंगा उन सारे लेक्चर्स में, वही चीजों को अच्छी मैथमेटिक्स, अच्छी अप्रोच के साथ हमें कैसे लगाना है, वो थॉट प्रोसेस जब तक आप देखोगे नहीं, नजरिया नहीं बनेगा, तब तक आप सीख ही नहीं पाओगे। तो वो सीखने के लिए है, और फिर आपकी प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहेगी, तब आपको रहेगा यार पराक्रम असाइनमेंट सर ने ऐसा बताया था, ऐसा करके देखता हूं, कभी कभार आएगा आंसर, कभी कभार नहीं आएगा, फिर सीखोगे। ये प्रोसेस चलाना है हमें, ठीक है। और पराक्रम असाइनमेंट 1 का कल आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। पराक्रम असाइनमेंट 1 टुमारो रिकॉर्ड हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया है आधे घंटे का, तो टुमारो आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन। अगर अभी मैं वैसे थोड़ी देर रुक करके करूंगा कुछ रिकॉर्डिंग, अगर मैं अभी कर पाया तो मैं अभी करके खत्म कर दूंगा, आज रात को ही दे दूंगा, ठीक है। 12 सवाल थे फर्स्ट असाइनमेंट में, सेकंड असाइनमेंट में आई थिंक मैंने 13 या 14 सवाल रखे और सारी किताबों के अच्छे सवाल रख दिए। उससे ज्यादा आपको करने की, वैसे टफनेस में और ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी, क्योंकि अभी आप 10वीं से 11वीं में आए हैं। उससे ज्यादा अगर मैथमेटिक्स तंग कर देंगे, मैथमेटिक्स सीखी नहीं है तो जबरदस्ती बहुत गंदी, उसमें एक सवाल आपको मिलेगा जेईई एडवांस का, आई थिंक सेकंड या थर्ड, फर्स्ट असाइनमेंट में सेकंड या थर्ड, उसकी बहुत गंदी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आप वीडियो में कहोगे कि सर समझ नहीं आया, हाँ लेकिन ये लेक्चर आपके पास रहेगा, जब मैथ्स में इंटीग्रेशन करा दोगे तब कहोगे सर अब समझ आ गया, तो इट विल टेक टाइम। वो लेक्चर भाई मतलब थोड़ा सा लेंगे एनर्जी, और आराम आराम से करना है। 12 क्वेश्चन है, आप दिन में एक क्वेश्चन लगाओ, उसमें कोई टाइम लिमिट मत रखो। जब आपको लग रहा है यार मैं इस टाइम पर फोन बहुत चलाता हूं, तो उस सवाल के बारे में सोचो, कुछ कलम चलाओ, कुछ गलत आए कुछ सही आए, जो आए ट्राई करना, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, बहुत मजा आया आज आपको पढ़ाने में। तो आप लोग इन सवालों को करना, ठीक है, अच्छे से एक बार इनको ट्राई करने की कोशिश करना। आप देखो लैंग्वेज से देखते हैं कितने बच्चे सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि अभी हमने डायग्राम वाले सवाल करे, अब लैंग्वेज वाले सवाल करेंगे। दोनों में आपको अंतर फील होगा कि यार रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेक्टर्स। अगर आप वेक्टर्स में रीडिंग कर गए तो सवाल आसान है, डायग्राम वाले मजेदार है ना। अब रीडिंग मैंने आपको सिखा दी है, देखना आप कर ले जाओगे, वैसे मुझे पूरा विश्वास है। कल मिलेंगे, कल बहुत मजा आएगा, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, ठीक है। हाँ तो प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दिस लेक्चर। बिल्कुल आराम से पढ़ूंगा कमेंट्स, क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाया, पूरी एनर्जी लगाई है। आई होप आपको भी समझ आया होगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।